लेक्चर 45 स्टार्ट करते हैं। कैफ 2। छवि यूट्यूब के ऊपर जो वीडियो अपलोड हो रही है फिजिकल वालों के लिए 2 दिन की, उसमें 720 पिक्सल वाली ऑप्शन भी होती है यूट्यूब में। आप यूट्यूब में जो सेटिंग्स का टैब आ रहा होता है, ऑब्वियसली मेजॉरिटी लोगों को तो पता होगा, जिनको नहीं पता वो जाके उस लेक्चर को 720 पिक्सल पे करके देख लिया करें ताकि बेटर क्वालिटी आए। और दूसरा, ऑब्वियसली लास्ट क्लास की भी कुछ लेंथ बढ़ गई, इस क्लास में मैं न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा, लेंथ बढ़ जाएगी थोड़ी सी। तो भाई पॉजिटिव लें चीज़ को, एक है नेगेटिव लेना कि हमारे पे बर्डन डाला जा रहा है, एक है कि होमवर्क डिस्कस हो रहा है, अच्छी बात है। मैं ये भी कह सकता हूँ दूसरे दाएं बाएं वाले से डिस्कस कर लें, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। तो बेहतर है, जो चीज़ मैंने कराई है मुझे ही पता है उसमें किस हद तक डिस्कशन की ज़रूरत है, तो इसलिए बेहतर है कि चीज़ को पॉजिटिव लें, ना कि नेगेटिव सोचें। आपका अपना ही फ़ायदा है। अभी थोड़ा सा लोड शेयर कर लेंगे तो फरवरी में शायद ज़्यादा लोड ना हो आपके ऊपर, वरना फिर फरवरी में क्लासें करेंगे तो आपको मसला होगा। अच्छा जी, कल इनकम फ्रॉम बिजनेस कर रहे थे। इनकम फ्रॉम बिजनेस में हाँ जी ठीक, हाँ थोड़ा सा कर हो जो ठीक। तो अब पेज नंबर 135 पर आए, पेज 135 पर नहीं, 135 कहाँ से, जो हम करे थे पेज 130। अच्छा मोहतरम, हमने ये पढ़ा था रेंट में ये दोनों खर्चे क्यों नॉट अलाउड थे, क्योंकि अकाउंट अलार्मिंग था। अकाउंट अलार्मिंग अकाउंट में छोटे मोटे खर्चे आप कैश में पे कर सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े खर्चे 25,000 से ऊपर वाले कैश में पे नहीं कर सकते। और रिपेयर अलार्मिंग अकाउंट नहीं था, इसका साल का टोटल ही 2,50,000 से कम था, इसलिए इसमें छोटे मोटे खर्चे कैश में पे नहीं, बड़े बड़े खर्चे भी आप कैश में पे कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है क्योंकि ये अलार्मिंग अकाउंट नहीं था। और एडवर्टाइजमेंट अकाउंट तो अलार्मिंग था, द रीजन इज कि इसके साल का टोटल 2,50,000 से ज़्यादा था, लेकिन इंडिविजुअल खर्चे ही बड़े छोटे छोटे थे, इसलिए ये अलाउड हो गए थे। अच्छा, कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी, पोस्टेज, ट्रैवल, ये सारे बाय डिफॉल्ट ही खर्चे माइनस करने की इजाजत है, चाहे ये अलार्मिंग ही क्यों ना हो। माना कि ये अकाउंट तो अलार्मिंग है, लेकिन इसमें छोटे मोटे खर्चे नहीं, बड़े बड़े खर्चे भी कैश में पे करने की इजाजत है। तो 25,000 से ऊपर के खर्चे कैश में पे करें, फिर भी देख लें हम माइनस कर रहे हैं। अच्छा यार, इधर ये एग्जांपल बनी हुई है पेज 130 पे। तो कौन कौन से अकाउंट कैश में पे किए जा सकते हैं हर हाल में, जिनमें ना 2,50,000 को देखना है और ना 25,000 की लिमिट को देखना है? बिजली के बिल, फ्रेट, ट्रेवल फेयर, पोस्टेज, पेमेंट ऑफ टैक्सेस टू गवर्नमेंट। अच्छा यार, ये कंपनी है, इसने सारी की सारी पेमेंट्स कैश में कर दी हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन, ये ऊपर लिखा हुआ है, सारी पेमेंट्स कैश में कर दी हैं। आपने वो डिडक्शन निकालनी है जो इसे माइनस करने की इजाजत है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। अच्छा यार, पहले इसके नाम पढ़े, रिपेयर एक्सपेंस, उसके बाद रेंट एक्सपेंस, और उसके बाद रेंट एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस, यूटिलिटी। आप मुझे बता दें इन 5 में से कौन सा वाला आ रहा है इधर, यूटिलिटी। तो यार यूटिलिटी में 6,26,000 का टोटल देखने की जरूरत नहीं है, एक और सवाल हम प्रैक्टिस के तौर पे करेंगे, इसलिए ये सारे टिक कर लें, सारे ही खर्चे। और मैं ये भी नहीं देख रहा 25 से ज्यादा या काम है, सारे ही खर्चे माइनस करने की जा रहे। अच्छा रिपेयर से शुरू करो यार, क्या 2,50,000 से टोटल ज्यादा है, इसलिए आंखें बंद करके, ये मैंने आपके सामने आंखें बंद कर ली और आंखें बंद करके मैं टिक लगाई जा रहा हूं, ये सारे खर्चे माइनस करने की इजाजत है। यानी मुझे ये नहीं देखना पड़ा कि 25,000 से ऊपर है या नीचे है, क्योंकि अकाउंट ही नॉन अलार्मिंग है। रेंट का टोटल 2,64,000 है, ये अकाउंट अलार्मिंग है, लेकिन सारे खर्चे 25,000 से कम होने की वजह से मैंने टिक कर दिए अलाउड है। ये अकाउंट भी अलार्मिंग है। अब इसमें ना 25,000 से ऊपर की पेमेंट्स भी हैं, बल्कि एक पेमेंट सिर्फ ये वाली 25,000 से नीचे की है, ये अलाउड होगी, बाकी सारा नॉट अलाउड, क्योंकि ये मोटे मोटे खर्चे हैं। तो अब इन सबको पकड़ें, ये नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, इधर ले आए, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। तो 2,34,000 का खर्चा इस बिजनेसमैन को नॉट अलाउड होगा। ये ऐसी थोड़ी सी हमने रिवीजन कर ली। अगले सफे पे आ जाए भाई, सैलरीज के लिए अलग पॉइंट अवेलेबल है। सैलरीज के लिए नीचे ये एग्जांपल काट दो, पहली वाली हम सिर्फ दूसरी वाली करेंगे इंशाल्लाह, उसी से बात मुकम्मल हो जाएगी। काटने का मतलब काटते हैं, ऑनलाइन वाले पता नहीं क्यों सवाल पूछ रहे होते हैं, ये जरा लाइन बता दें, ओ भाई कटवा दी है, कटवा दी है। पॉइंट है, सैलरी जो है ना, अगर 25,000 से बढ़ जाए, सैलरी में ना कोई साल का टोटल नहीं देखना,
सैलरी में साल का टोटल नहीं देखना, सैलरी में आपने ये देखना है पर एम्प्लॉय क्या तनख्वाह है। अब मैं शुरू करूं राइस से, मिसाल के तौर पे लिमिट है एक लॉ मेकर ने दी हुई, डेट इज 25,000, वो है 25,000। एक लिमिट दी हुई है लॉ मेकर ने, डेट इज 25,000। अब अगर 25,000 से नीचे की सैलरी है ना, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं मेरी तनख्वाह 20,000 है, तो कोई नहीं, खैर है, उसको फिर कैश में पे कर दो, कोई मसला नहीं। ऑफिस बॉय कहते हैं यार मेरी तनख्वाह 22,000 है, मैंने अकाउंट नहीं खुलवाना, और ठीक है, उसको कैश में पे कर दो, कोई मसला नहीं। अब कैशियर है, वो कहते हैं मेरी तनख्वाह 40,000 है, बस लॉ मेकर कहते हैं नहीं, अब इसे अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अब राइज वाले इस 25,000 को कैश में पे नहीं कर सकते। अब 40,000 रुपए इसकी तनख्वाह इज ग्रेटर देन 25, तो राइज वालों को चाहिए कि टैक्स काटें, तो टैक्स काट के पेमेंट करें। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। सरासर कहते हैं मेरी तनख्वाह 2 लाख है, अब राइज वाले कहते हैं यार ठीक है, फिर आपको हम कैश से पेमेंट नहीं करेंगे। मैंने टैक्स काटा तो नहीं बोला लफ्ज, टैक्स काटे बोला नहीं, टैक्स काटे बोला, वो लफ्ज छोड़ो, वो मैंने बाद में पिछले सिनेरियो से लिंक करना है, उसको छोड़ो अभी। तो मैं इसलिए मिसाल रिपीट करता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह 20,000 है, ऑफिस बॉय की तनख्वाह 22,000 है, दोनों को कैश में पे कर दें, कोई मसला नहीं, खैर है। अकाउंट्स ऑफिस में एक बंदा है या कैशियर एक बंदा है, वो कहते हैं मेरी तनख्वाह 40,000 है राइज में, पर मंथ की बात कर रहा हूँ, सारी बात है पर मंथ, तो फिर आप इसको कैश में पे नहीं कर सकते। 25,000 से ऊपर की तनख्वाह आप कैश में पे नहीं कर सकते। और इन द एंड सरासिफ कहते हैं मेरी साल महीने की तनख्वाह 2 लाख है, तो फिर सरासिफ को भी आप कैश में पे नहीं कर सकते, आपको चेक में पे करनी पड़ेगी। बल्कि कल हमने पढ़ा था 4-5 तरीके अलाउड हैं, इसमें ऑनलाइन भी था, उनके अकाउंट में ट्रांसफर भी था, क्रॉस चेक भी था, लेकिन यार यहाँ ना 5 तरीके अलाउड नहीं है, यहाँ सिर्फ 2 तरीके अलाउड हैं सैलरी के केस में। नंबर 1, या तो आप उसको क्रॉस चेक दे दें या डायरेक्ट ट्रांसफर कर दें फंड्स की, पैसों की, उसके बैंक अकाउंट में, डायरेक्ट पैसे उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। वो बैंक में होती है ऑप्शन, बैंक वालों को आप एक बता देते हैं फला एम्प्लॉय के अकाउंट में इतने पैसे हमारे अकाउंट से ट्रांसफर कर दें। तो अब पॉइंट टाइम कहता है कि एनी सैलरी पेड, ये ना हर एम्प्लॉय के लिए अलग अलग है यार, ये तो जाहिर सी बात है, सारे एम्प्लॉयज पे तो नहीं 25,000 तनख्वाह होगी ऑर्गेनाइजेशन में, यानी मतलब ये है कि सारे एम्प्लॉयज की मिला के तो नहीं 25,000 तनख्वाह होनी। एनी सैलरी पेड पर एम्प्लॉय, जाहिर बात है यार, ये तो ऑब्वियस सी बात है, मेरे नहीं खाताने की जरूरत है। एनी सैलरी पेड पर एम्प्लॉय एक्सीडिंग 25,000 पर मंथ, अगर 25 से बढ़ जाए, ऊपर से मिला के पढ़ो, फॉलोइंग डिडक्शंस विल नॉट बी अलाउड, 200 पहले लिखा हुआ था, फॉलोइंग डिडक्शंस विल नॉट बी अलाउड, कौन सी? सैलरी एक्सीडिंग 25,000 पेड otherwise than by cross check is not allowed, paid otherwise than by direct transfer is not allowed. It means if paid with cross check is allowed, 2 तरीके हैं, या क्रॉस चेक से दे दें या डायरेक्ट ट्रांसफर उसके अकाउंट में कर दें। तो गार्ड की सैलरी आप कैश में दे सकते हैं, सरासी की सैलरी, कैशियर की सैलरी 40,000 है, वो कैश में नहीं दे सकते आप, अगर देंगे तो नॉट अलाउड हो जाएगी। सैलरी के लिए 2,50,000 साल वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगता, वो पॉइंट एल था, ये एम है, वो पॉइंट ये लगता। इसका मतलब है ये जो है ना पॉइंट एल, ये बाकी सारे खर्चों के लिए सिवाय सैलरी के, जो कल हमने पढ़ा था, और पॉइंट एम किसके लिए? सैलरी के लिए। अच्छा जी, अब ना इधर व्हाइट बोर्ड पे देखते रहना, आपने व्हाइट बोर्ड पे देखते रहना, ये मैं सोल्यूशन मिटा रहा हूं यार। ये ना 2 कॉन्सेप्ट है सैलरी पे, 2 प्रिकॉशंस फॉर एम्प्लॉयर at time of paying salary। एक हमने पढ़ी थी सेक्शन 21 के सी में जाके देखो पढ़ी थी, जिसमें टैक्स काटना लिखा हुआ है, टैक्स काटेंगे, वो जे डॉट वाली एग्जांपल थी। जी बिल्कुल, 21 का सी है, पेज नंबर 128 एनी एक्सपेंडिचर फ्रॉम विच द बिजनेसमैन इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स। इसमें आपने जे डॉट वाले सैलरी एग्जांपल में देखा था, सैलरीज पे टैक्स कटा है, तो मोहतरम सैलरीज पे टैक्स काटना है जी, काटना है। सैलरीज पे टैक्स काटना भी चाहिए एम्प्लॉयर को, और कैश में भी पे नहीं करनी चाहिए। अब ये नहीं, अगर बात गौर से सुनना, सरासिफ की एग्जांपल लेता हूं। सरासिफ को राइज ने 2 लाख तनख्वाह बनती थी, उनके अकाउंट में बजरिया चेक 190 ट्रांसफर किया, तो उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया का मतलब है कैश में पे नहीं हुई, और 2 लाख की बजाय 190 ट्रांसफर की, इसका मतलब है 10,000 टैक्स एफबीआर के खजाने में जमा कराया, जाके 190 सर को दे दी। खर्चा अब राइस वालों को पूरा 2 लाख माइनस करने की इजाजत है, पूरा 200,000 माइनस करने की इजाजत है, क्योंकि राइस वालों को तो खर्चा 2 लाख हुआ, 10,000 एफबीआर के पास चला गया 190, ऐसी सूरत में खर्चा अलाउड है। सेकेंडली,
सर उमैर को राइज वालों ने सैलरी 2 लाख रुपया दी पूरी और उनके अकाउंट में ट्रांसफर की, और राइज वाले टैक्स काटना भूल गए। 2 लाख उनकी तनख्वाह थी, 2 लाख की ट्रांसफर कर दी। अब राइज ने एक तो अच्छी बात की कि उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए, कैश में नहीं दी सैलरी, क्योंकि 25,000 से ज्यादा है सैलरी पर मंथ, ये जो भी हमने ताजा पॉइंट पढ़े हैं आज। लेकिन ब्लंडर राइज वालों से ये हुआ कि 21 का सी वायलेट हो गया, टैक्स काटना भूल गया। राइज को सजा ये मिलेगी, खर्चा नॉट अलाउड हो जाएगा। दोनों में से एक बात भी वायलेट हो जाए तो खर्चा नॉट अलाउड हो जाएगा। और इन द एंड सर नासिर अब्बास को राइज वालों ने सैलरी दी, 2 लाख रुपए की सैलरी थी, टैक्स काट के 1,90,000 दी और कैश पकड़ा दिया। ये पकड़े नोटों की थद्दी, ब्रीफ केस में डाल के दे दिया। अब ऐसी सूरत के अंदर उनका खर्चा नॉट अलाउड हो जाएगा। द रीजन इज के माना कि आपने टैक्स काट के पे किया बट कैश में पे कर दिया, ये जुर्म है। अब आपने ये जो डब्बा बना हुआ है ना, डब्बा 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 डब्बा, इस डब्बे को स्क्रीन से देखें क्योंकि आपकी किताब में तो सोल्यूशन अवेलेबल है। और डिडक्शन अलाउड मैंने छुपा दिया, ये जरा सोच लें अलाउड है या नॉट अलाउड तीनों सिनेरियोस में। मिस्टर ए को जी तनख्वाह दे रहे हैं 60,000 पर मंथ, 25,000 से ज्यादा है काम में, तो इसका मतलब है कैश में देना ब्लंडर है। हाँ टैक्स तो काटा, इधर लिख लो 21 का सी, टैक्स तो काटा लेकिन एक ब्लंडर हो गया, किस में पे कर दी? यहां वायलेशन हो रही है या नीचे वायलेशन हो रही है? हाँ 21 में वायलेशन हो रही है। वायलेशन हो रही है तो सजा क्या मिलेगी? एम्प्लॉयर को जो खर्चा माइनस करने की इजाजत। एक एम्प्लॉय है मिस्टर बी, उसको हर महीने 70,000 तनख्वाह मिलती है, 25,000 से ज्यादा है, शुक्र है ये चेक में मिलती है। 21 के एम की नजर में कोई वायलेशन नहीं हुई, लेकिन टैक्स काटना एम्प्लॉयर भूल गया, 21 के सी की वायलेशन हो गई। जहां वायलेशन हो रही है वहां मैं लिख रहा हूं वायलेशन होगी। वायलेशन की सजा क्या मिलेगी? खर्चा माइनस करने की इजाजत। और एक और एम्प्लॉय है मिस्टर सी, उसकी महीने की तनख्वाह 80,000, एम्प्लॉयर ने उसको बुलाया और बुला के चेक दिया और टैक्स भी काटा, टैक्स काटा, बकाया पैसे चेक फॉर्म में दे दिए होंगे, तो ये डिडक्शन क्या है? अलाउड है, क्योंकि यहाँ नो वायलेशन, बल्कि दोनों जगह क्या हुई है? कंप्लायंस हुई है। अच्छा जी, पॉइंट एन, ये ना बस आपको और से समझना है, आसान सी बात है बिल्कुल। ये जो कैपिटल नेचर का खर्चा होता है ना, ये होता है प्लांट बाय करना, प्लांट बाय करना, मशीन बाय करना, बिल्डिंग बाय करना, फर्नीचर बाय करना, इसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल नेचर का खर्चा। एक होता है ना डे टू डे के बिजनेस के खर्चे, रुपए और सैलरीज, वो नहीं, प्लांट बाय करना। एनी एक्सपेंडिचर पेड ऑफ कैपिटल नेचर, ऊपर से मिला के पढ़े, फॉलोइंग डिडक्शंस विल नॉट बी अलाउड एनी एक्सपेंडिचर टू बाय अ प्लांट। यार जाहिर बात है, मैंने 1 करोड़ रुपए का प्लांट खरीदा और 1 लाख रुपए का एसी खरीदा, इन दोनों को खर्चे में नहीं डाल सकता। प्लांट को भी डेप्रिशिएट करना है, एसी को भी डेप्रिशिएट करना है। However, depreciation or amortization deductions will be allowed, 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 allowed. लेकिन इनकी डिडक्शन माइनस करने की इजाजत है। तो फिर क्या नॉट अलाउड क्या है? फिर पेड। पेड का क्या मतलब है? उसके जो पैसे आपने पे किए हैं, इसका मतलब है कि अगर आपने भाई आप भी चले जाओ यार, आपको भी भेजा था, पहुंच के? जी मैं पहुंच गया। अच्छा आ जाओ इधर। अच्छा अब आपने प्लांट बाय किया 50 मिलियन का, इसकी निकाले डिप्रिसिएशन, से ज़्यूम 3 मिलियन, इसकी आपने डिप्रिसिएशन निकाली 3 मिलियन। आप बता दें टैक्स वाले पहले साल जब आपने प्लांट खरीदा है तो 50 मिलियन नॉट अलाउड कर देंगे और 3 अलाउड कर देंगे। अगले साल भी इस 50 को तोड़ के थोड़ा सा अलाउ होगा, अगले साल भी इस 50 को थोड़ा सा तोड़ के अलाउ होगा। तो 50 अगर एसेट की कॉस्ट है तो 50 माइनस करने की इजाजत है या उसकी डिप्रिसिएशन माइनस? डिप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत। चलें जी आगे। तो फिक्स्ड एसेट्स माइनस करने की इजाजत नहीं, उनकी डिप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत है।
अगला सफा पॉइंट फी। यार ये कल हमने पढ़ा था बिजली के बिल कैश में पे हो जाएं तो फिर माइनस करने की इजाजत है। आज बिल्कुल कुछ और बात पढ़ने लगे हैं जिसका कल वाली बात से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। आज बिल्कुल एक नई बात पढ़ने लगे हैं। तो मोहतरम ये है कि बिजली के बिल कैश में पे कर दें तो माइनस करने की इजाजत है, बिल्कुल कोई हर्ज नहीं, लेकिन बिजली भी तो लिमिट्स में इस्तेमाल होनी चाहिए ना। बिजली भी तो लिमिट्स में इस्तेमाल होनी चाहिए। ये नहीं कि बिजली का बिल आपने हटा के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है। हमने पढ़ा था कल बिजली के बिल पोस्टेज वगैरह ये कैश में भी आप पे कर दें, कोई हर्ज नहीं बिजनेसमैन को, लेकिन बिजली के बिल की एक लिमिट्स होनी चाहिए ना। तो मिसाल के तौर पे एक जो है वो दुकानदार है, दोनों की दुकानें आमने सामने हैं, दोनों की दुकानें 24 घंटे खुली रहती हैं। एक दुकानदार कहता है मेरा बिजली का बिल आया ₹1,00,000 महीने का, दूसरा दुकानदार कहता है मेरा बिजली का बिल आया 1,30,000। अब हुकूमत आ गई, हुकूमत ने आके पता किया, हाँ भाई क्या क्या मसला है, क्या है तुम्हें क्या चाहते हो, क्यों इतना बिल आया तुम्हारा। तो जो दूसरा बंदा कहता है कि यार आपको क्या मसला है हुकूमत वालों, वापडा को पे कर रहा हूँ, आपको तो पे नहीं करा, अपनी जेब से पे कर रहा हूँ। उसने कहा ठीक है, लेकिन फजूल खर्ची तो करने की इजाजत नहीं है ना मोहतरम, ये फजूल खर्ची तो बड़ी नापसंदीदा चीज़ है। तो क्या वजह है? और सर जी कभी कभी ना मेरे एम्प्लॉयज़ मसला करते हैं, रात को जा रहे होते हैं दुकान बंद करके एसी चला छोड़ जाते हैं, सुबह आके हमें पता चलता है। तो यार लॉ मेकर कहते हैं भाई ये नहीं, ये खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं। अब ये ना एक सब्जेक्टिव सी चीज़ है, अगर पेपर में ऐसा हुआ तो वो वाज़ेह तौर पे बताएगा कि कितना बिजली का बिल लिमिट्स क्रॉस कर रहा है। ये जो दो खर्चे हैं ना, दो खर्चे आज तक कभी न्यूमेरिकल में उसने टेस्ट नहीं किए, क्योंकि ये सब्जेक्टिव से हैं। एक हमने एंटरटेनमेंट पढ़ा था, अगर लिमिट्स क्रॉस कर जाए तो माइनस करने की इजाजत नहीं है। आज हम एक और पढ़ने लगे हैं, बिजली का बिल अगर लिमिट्स क्रॉस कर जाए तो माइनस करने की इजाजत है। अब लिमिट्स क्या है? ये बड़ी जजमेंटल सी चीज है। एक बिजनेसमैन ने एंटरटेनमेंट का खर्चा किया, अब बड़ी जजमेंटल सी चीज है, क्या ये लिमिट्स के अंदर रह के किया या लिमिट्स क्रॉस करके किया। तो इसलिए न्यूमेरिकल्स में नहीं आया, लेकिन बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। आप ₹1,00,000 1,30,000 का आपने खर्चा किया बिजली का, लॉ मेकर क्या कह दे, इसमें लिमिट्स में रहते हुए आपने कितना किया, बोलो ₹1,00,000, और लिमिट्स क्रॉस कितनी कर रहे हैं 30,000 लिमिट्स। अब ये बड़ी जजमेंटल चीज है, हमें नहीं पता चलेगा पेपर में कौन सी चीज लिमिट्स क्रॉस कर रही है, लेकिन सवाल वाला अगर बता दे कि लिमिट्स क्रॉस कर रही हैं तो मोहतरम कितना नॉट अलाउड होगा, बोलो। इसी तरह एंटरटेनमेंट है, 1,30,000 में से अगर 1,00,000 लिमिट्स के अंदर है तो ठीक है, जितनी लिमिट्स क्रॉस कर रही है वो नॉट अलाउड होगी। तो इसमें लिख ले 30,000 इज नॉट अलाउड, 30,000 नॉट अलाउड होगा। 1,30,000 का खर्चा है, लिमिट्स लिखे मैंने, लिमिट्स के अंदर है, और ये मैंने लिखे नजर नहीं आ रहा होगा, लिमिट्स क्रॉस कर रहा है। एनी एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ बिजली का बिल इन एक्सेस ऑफ लिमिट्स। लिमिट्स क्या है, प्रेस्क्राइब की हुई है, पता नहीं शायद एफबीआर ने कहीं प्रेस्क्राइब की हो अपनी वेबसाइट पे, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, प्रेस्क्राइब करना बताई हुई है। मोहतरम ये ऑनलाइन वाले बच्चे कुछ 2-4-6 ऐसे हैं जिनको बात मैं बता रहा हूँ, बाकियों को तो पता चल जाता है। मोहतरम ये पेंडिंग है 3 दफा बोलना पड़ेगा, पॉइंट क्यू पेंडिंग है, पेंडिंग है, पेंडिंग है, पेंडिंग है, पेंडिंग है, पॉइंट क्यू पेंडिंग है, जब तक के सेल्स टैक्स एक्ट 1990 ना कर लें तो पॉइंट क्यू को भी फारिग करें। अच्छा जी, अच्छा यार रिवाइज करें जरा, बेशक आपने ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन करनी, ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर लें। सेक्शन 21 की मैं रिवीजन कराने लगा हूँ। अच्छा जी, सारे टैक्सेस माइनस करने की इजाजत है सिवाय एक टैक्स जिसका नाम कौन सा टैक्स है, इनकम टैक्स, ये माइनस करने की इजाजत नहीं है, बाकी सारे टैक्सेस माइनस करने की इजाजत है। पॉइंट बी हमने छोड़ दिया था, पेज नंबर 128 पे पॉइंट सी, बिजनेसमैन को चाहिए कि हर खर्चा पे करते हुए टैक्स काटे, टैक्स काटो काटो, याद आ रहा होगा, काटो काटो, काटने को कहा, अगर नहीं काटा टैक्स तो सजा क्या मिलेगी, नॉट अलाउड हो जाएगा। लेकिन यार परचेजेस में थोड़ी सी गुंजाइश है, पर ये जरा फिक्रा इंग्लिश का याद कर लो, द डिसअलाउंस इज अप टू 20% ऑफ परचेज। डिसअलाउंस कितना है, 20% ऑफ परचेज। इसका मतलब क्या है, ये ना थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कल मैंने कमीशन वाली बात करवाई थी उससे। ये पता है क्यों डिफरेंट है, इसमें ना वर्किंग में आपने डिसअलाउड निकालना है, डिसअलाउड निकालना है, डिसअलाउड निकल आएगा। डिसअलाउड का फॉर्मूला है जितनी परचेज पे टैक्स नहीं काटा या 20% ऑफ टोटल, इसमें से लोअर डिसअलाउड है, डिसअलाउड निकल आएगा, टोटल में से आप डिसअलाउड माइनस करेंगे, ये अलाउड हो जाएगा, टोटल में से डिसअलाउड माइनस करेंगे, ये अलाउड हो जाएगा। लेकिन कल जो बात की थी ना कमीशन की, अगर तो यार एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में नाम आ रहा है फिर तो कमीशन वैसे ही अलाउ है ना, उसकी तो बात ही नहीं है। अगर आपका एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में नाम नहीं आ रहा तो मोहतरम ऐसी सूरत में लॉ मेकर ने अंग्रेजी ऐसे ठोकी है कि अलाउड मालूम करना है, नॉट अलाउड मालूम नहीं करना।
अलाउड है लोअर ऑफ एक्चुअल और 0.2%, और अलाउड है तो फिर टोटल की जरूरत नहीं है, फिर डायरेक्ट आप अलाउड को माइनस करें। डिसअलाउड वो कैलकुलेशन डिफरेंट है, वो है वर्किंग में डिसअलाउड निकालें, टोटल में से डिसअलाउड माइनस करें, अब बाकी अलाउड है वो माइनस कर लें। इधर है निकाल लें डायरेक्ट अलाउड, जितना माइनस करने की जाता है, तो इसलिए मैंने टोटल माइनस डिसअलाउड नहीं लिखा, बस जो अलाउड है उसको सेल में से माइनस कर दिया। इंटरटेनमेंट लिमिट्स क्रॉस कर दे तो माइनस नहीं कर सकते। पॉइंट ई में अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हमेशा ही माइनस नहीं करने की इजाजत। पॉइंट एफ में रिकॉग्नाइज भी माइनस करने की इजाजत नहीं है, लेकिन अगर इफेक्टिव अरेंजमेंट दिखा दें आप तो माइनस करने की इजाजत है। फाइन टू गवर्नमेंट माइनस करने की इजाजत नहीं, इसके अलावा किसी इदारे को फाइन पे करने तो माइनस करने की इजाजत है। ड्राइंग घर के खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं। पॉइंट जे पार्टनरशिप फॉर्म अपने पार्टनर को कोई पेमेंट्स करे तो माइनस करने की इजाजत नहीं। और पॉइंट एल हमने कल तफसील से पढ़ा था कि खतरनाक अकाउंट ऐसा है जिसका टोटल साल का 2,50,000 से ज्यादा है, अगर इसमें इंडिविजुअल खर्चे 25,000 से ज्यादा हैं तो वो कैश में पे नहीं कर सकते। हाँ, अगर चेक में पे कर दें, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दें, फिर कोई मसला नहीं। खैर है, सैलरीज 25,000 पर मंथ, हर एम्प्लॉय की तनख्वाह अगर 25,000 पर मंथ से ज्यादा है तो जिस एम्प्लॉय के ऑर्गेनाइजेशन में तनख्वाह 25,000 पर मंथ से ज्यादा है उसकी तनख्वाह जो है वो आपने किस में पे करनी है, क्रॉस चेक में या उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दें। और कैपिटल नेचर का खर्चा यानी प्लांट खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत नहीं है, लेकिन प्लांट की डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत है। डेप्रिसिएशन निकालने के रूल्स क्या हैं वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। बस ठीक है, ओवर। पेज 133 पे तो कोई समरी वगैरह दी हुई है, वो भी मैंने नहीं पढ़ानी। पेज 134 पे आ जाए। कौन सा सेक्शन है जी? डेप्रिसिएशन। नहीं जी, हम आज डेप्रिसिएशन शुरू नहीं करेंगे, हम इंशाल्लाह कल डेप्रिसिएशन शुरू करेंगे। आज हम आएंगे पेज नंबर 141 पे, अमोर्टाइजेशन 140 पे, इंटेंजिबल्स। अच्छा जी, इंटेंजिबल्स के बारे में कुछ बातें। ये जो इंटेंजिबल्स है ना, जैसे आपका कंप्यूटर हार्डवेयर होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर, इसको आप टच कर सकते हैं, इसलिए इसको इंटेंजिबल नहीं कहते, इसको कहते हैं टेंजिबल। इट कैन बी टच्ड। बट जो आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है ना इसको आप टच नहीं कर सकते कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इंटेंजिबल। ये जो हार्डवेयर है ना, हर साल ये वैल्यू आपको पता है लूज करते हैं इस्तेमाल से, तो इनको ना डेप्रिशिएट किया जाता है। इनको क्या किया जाता है, डेप्रिशिएट। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है ना, इनको डेप्रिसिएशन का नाम इनकी है अमोर्टाइजेशन। तो पेज नंबर 140 पे हूं मैं। तो कंप्यूटर हार्डवेयर्स को टेंजिबल्स कहा जाता है और इनको हर साल इस्तेमाल करने से वैल्यू लूज करते हैं, इनको डेप्रिशिएट किया जाता है। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स को इंटेंजिबल्स कहा जाता है, हर साल इस्तेमाल करने से वैल्यू लूज करते हैं, इनके ऊपर क्या चार्ज की जाती है, अमोर्टाइजेशन। अच्छा, अब यार इसमें जो मेथड्स है ना वो देख लें। मेथड टू बी यूज्ड, ऊपर लिखो फॉर अमोर्टाइजेशन इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बेस पे अमोर्टाइज करना है। स्ट्रेट लाइन बेस पे कैसे अमोर्टाइज करना है अभी नीचे जाके देखते हैं, आपको पता है सबने एक दिन नीचे जाना है। तो मेथड टू बी यूज कौन सा यहां पे बोले, स्ट्रेट लाइन। यार आगे छोड़ो, आगे नहीं मैं पढ़ा, आगे बातें ना जैसे जैसे सवाल खुलेगा वैसे वैसे मैं पढ़ता हूँ, छोड़ इन चीजों को। बल्कि यार ऐसा करो, आप आ जाओ सीधे ही पेज 142 पे, पेज 142 पे एग्जाम्पल 1। अच्छा, स्क्रीन की तरफ देखना है क्योंकि आपकी किताब पे तो सोल्यूशन भी अवेलेबल है ना, तो स्क्रीन की तरफ देखना है। मिस्टर अंजुम हैज परचेज्ड एन इंटेंजिबल कॉस्टिंग रुपीज 6 लाख। अंजुम ने एक इंटेंजिबल खरीदा है जिसकी कॉस्ट कितनी है बोले, 6 लाख। और ऑन जकम जुलाई कैलकुलेटर हाथों में हो। मिस्टर अंजुम हैज परचेज्ड एन इंटेंजिबल कॉस्टिंग रुपीज 6 लाख ऑन जकम जुलाई 12। किस साल के पहले दिन, एक्सीलेंट, टैक्स ईयर 2013 के पहले दिन, क्योंकि यकम जुलाई 12 वाला साल कब खत्म होगा, टैक्स ईयर 2013। इट्स यूजफुल लाइफ इज 12 ईयर्स। इसकी उम्र कितने साल है, कैलकुलेट अमोर्टाइजेशन फॉर फर्स्ट, सिर्फ पहले 3 साल की अमोर्टाइजेशन निकालनी है। इसका मतलब ये नहीं कि तीसरे साल के एंड में इसने बेच दी है, बस अभी अब प्रैक्टिस ही करानी है ना, 12 साल की अमोर्टाइजेशन निकलवा के क्या करूं। तो मेथड है स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब ये होता है कि एसेट की कॉस्ट आप पकड़ेंगे, कॉस्ट पकड़ के डिवाइड करेंगे 12 से, यानी 6 लाख को 12 साल पे तकसीम कर दो तो आपकी अमोर्टाइजेशन निकल आएगी। कितने थाउजेंड जी, 50,000। अच्छा, पहले 3 साल की निकालनी है, तो यकम जुलाई 12 को खरीदे तो पहला साल कब खत्म होगा, 30 जून 13। अगला साल कब खत्म होगा, 30 जून 14, 30 जून 14। इधर भी अमोर्टाइजेशन कैसे निकलेगी, कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ, कितनी आ गई जी, 50,000। अगला साल टैक्स ईयर 2015,
6 लाख डिवाइडेड बाय 12, इट कम्स टू एंड सो ऑन, इट इज नेवर एंडिंग स्टोरी। बट अगर मैं बात करूं 2016 की, तो 2016 चौथा साल है जो कि सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं है। सवाल ने मुझे क्या कितने सालों की अमोर्टाइजेशन चाहिए, लेकिन यार चौथे साल भी अल्लाह का शुक्र है इसी तरह अमोर्टाइजेशन चार्ज होगी। 5वें साल भी, 6ठे साल भी, 7वें साल भी, 8वें साल भी, 9वें साल भी, 10वें साल भी, 11वें साल भी, 12वें साल भी। 2016 तो 4 साल हो गए, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2024 तक इसी तरह डेप्रिशिएट अमोर्टाइज होता रहेगा। हर साल आप 12 से डिवाइड करते रहेंगे। तो मैंने 3 साल पे रोक किस लिए दी है? क्योंकि बेकार नहीं 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 नहीं, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है मुझे सिर्फ 3 साल की अमोर्टाइजेशन निकाल के दे दो। अगला सवाल जी। ये जो हम करते हैं ना अकाउंट में कि जो हम कैलेंडर ईयर होता है, इसमें टैक्स ईयर की बेस पे जी, इसमें टैक्स ईयर की बेस पे अमोर्टाइजेशन चार्ज होगी। एग्जांपल 2, मिस्टर अकरम हैज परचेज्ड अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कॉस्टिंग ₹3 लाख ऑन यकम जुलाई 12, इट्स रेजिडुअल वैल्यू इज 10,000। अच्छा, ये रेजिडुअल वैल्यू होती है कि लाइफ के एंड के ऊपर ना इतने का बिक सकता है। ये रेजिडुअल वैल्यू काउंटिंग वाले ना डिप्रिसिएशन निकालते हुए इसका कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। टैक्स वाले रेजिडुअल वैल्यू के तस्वुर को नहीं मानते, इसलिए टैक्स के सवाल में ये आया करेगी तो आप इसे इग्नोर कर दिया करेंगे। तो ये 10,000 कुछ दिया हुआ है, छोड़ने पर क्या है, रेजिडुअल वैल्यू के नाम से कोई लफ्ज़ आया, आपने उसे इग्नोर करना है, लिख लें इग्नोर 10,000 के आगे। आप बता दो यार कितने का सॉफ्टवेयर खरीदा? पहली दफा साल का पूरा होगा 30 जून 13, कॉस्ट लाइफ जवाब 10,000। तो पहले साल 10,000 अमोर्टाइज होगा, फिर अगले साल कौन सा बनेगा 2,000, और 30 साल तक हर साल इसी तरह अमोर्टाइज होता रहेगा। 30 साल तक 2013 से शुरू है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, नेवर एंडिंग स्टोरी। अच्छा जी, आगे चलें। यार ये कॉन्सेप्ट है बड़ा ना अजीब सा। मिस्टर वसीम हैज परचेज्ड अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कॉस्टिंग 1 मिलियन ऑन यकम जुलाई 12, इट्स रेजिडुअल वैल्यू इज 10,000। 10,000 का तो काट देना। देखिए कुछ चीजें हम इग्नोर करते हैं। जैसे एम्प्लॉय शेयर स्कीम में हमने कहा था वैल्यू ऑफ राइट इग्नोर कर दो, तो फिर वैल्यू ऑफ राइट, इट्स यूजफुल लाइफ इज नॉट एसर्टेनेबल। हमने कोई सॉफ्टवेयर खरीदा, इसकी लाइफ नहीं पता, जब तक मर्जी चलाओ, देने वाले ने कहा है। अब हमें भी नहीं पता हमने बिजनेस में कब तक चलाना है। अब मसला क्या आ गया, तो ये तो लैंड की तरह एक चीज महसूस हो रही है जिसको डेप्रिशिएट या अमोर्टाइज करना नहीं बनता। लेकिन अभी मैं लॉ में एक चीज पढ़ाऊंगा, जिसकी लाइफ पता ना हो ना, इसकी तो पता थी ना 12 साल, तो इसको 12 साल पे अमोर्टाइज कर लिया। इसकी पता थी 30 साल, तो इसको 30 साल पे अमोर्टाइज कर लिया। बट जिसकी लाइफ पता ना हो ना, उसकी लाइफ हम एज्यूम किया करेंगे। वो अजम्पशन हमने नहीं लेनी, वो अजम्पशन लॉ में दी हुई है और वो पेपर में हमें याद करके जानी पड़ेगी। वो है 25 साल। तो जिस इंटेंजिबल की लाइफ ना दी हो उसको कितने सालों पे अमोर्टाइज करेंगे? 25 साल पे। अब ये आपने एक चीज है इसी तरह मस्त याद रखनी है। तो यहां पे लिख लो, मालूम नहीं हो सकती ना, तो हम एज्यूम किया करेंगे 25 ईयर्स। बस अब क्या रहेगा, अब तो कुछ नहीं रहेगा। अब आप 30 जून 13 पे खड़े हैं, तो कॉस्ट पकड़ेंगे, डिवाइड करेंगे 25 से 40 साल, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। क्लियर? अच्छा जी, आगे चले यार। ये चीज आपने ऑब्जर्व की होगी, अभी तक जितनी मिसालें हमने की हैं उसमें एसेट जो है ना साल के पहले दिन बाय हुआ है, यकम जुलाई 12, फिर यकम जुलाई 12, फिर यकम जुलाई 12। जितनी एग्जांपल्स की हैं हमने उसमें एसेट कब बाय हुआ है? साल के पहले दिन। यार इस एग्जांपल में एसेट बाय हुआ है यकम मार्च 13 को, साल के पहले दिन या बहुत लेट? अच्छा, यकम मार्च 13 के बाद कौन सा 30 जून आएगा? और यार 30 जून 14 जान दे यार। यकम मार्च 13 के बाद कौन सा 30 जून आएगा? मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने बाद क्या आएगा? 30 जून 13। इससे टैक्स ईयर कौन सा कहेंगे? 2013। अच्छा, कहीं पे आप नंबर ऑफ डेज काउंट करते थे एग्जैक्ट? हमारे सिलेबस में कहीं लगता है पहली 2-3 क्लासें आप लोगों की मिस हुई है। पहली 2-3 क्लासों में हमने रेजिडेंशियल स्टेटस में डेज गिने थे, मेहरबानी। तो पहली 2-3 क्लासों में हमने रेजिडेंशियल स्टेटस के डेज गिने थे, नंबर ऑफ डेज एग्जैक्ट। अच्छा, ऐसे ही फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन एक बात कर रहा हूं मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये कितने महीने बनते हैं? 4 महीने। अब 4 महीने अगर एक चीज अपनी वैल्यू लूज की, तो दिल में ये आ रहा है कि हम कॉस्ट को पकड़ें, डिवाइड करें 6 साल से। आई अज्यूम कि आप सोल्यूशन नहीं देख रहे। कॉस्ट को पकड़ें, डिवाइड करें 6 साल से, मल्टीप्लाई कर दें
12 में से 4 महीने इस्तेमाल हुआ है सिर्फ। तो पिछले तो डिवाइडेड बाय ये कर रहे थे इसलिए क्योंकि वो पूरा साल इस्तेमाल हुए थे, लेकिन ये एसेट पूरा साल इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए इसकी अमोर्टाइजेशन को थोड़ा रिकॉर्ड करें या पूरे साल की रिकॉर्ड करें, थोड़ा रिकॉर्ड करें। लेकिन हजरात ऐसा नहीं करना, आपने ज्यादा बारीक में जाना है। कैसे ज्यादा बारीक में जाना है? मार्च में दिन बताओ, 31, अप्रैल में, मई में, कैलेंडर देख लें, नहीं देखने आते तो इस तरह उंगलियों पे भी लोग गिनते हैं। मार्च में कितने दिन? 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30। मैं महीने गिन रहा हूं, दिन गिन रहा हूं, दिन गिन रहा हूं, कितने दिन? 122। अब इस कैलकुलेशन को मैं अमेंड करने लगा हूं। इस कैलकुलेशन की जगह आपने इस तरह कैलकुलेशन करनी है। 3 लाख वाला एसेट 6 साल इस्तेमाल होना था, लेकिन अगर मैं 3 लाख को 6 से डिवाइड करूंगा तो ये 1 साल की अमोर्टाइजेशन देगा। मुझे 1 साल की नहीं चाहिए, मुझे 1 साल में 122 दिन की चाहिए। और पूरा साल में कितने दिन होते हैं? शायद आप लोगों को बचपन में किसी ने बताया हो कि साल में 365 डेज होते हैं। पूरे साल में कितने डेज होते हैं? 365। ये मोहतरम तरीका है कैलकुलेशन का। दिल में क्या आ रहा था? कॉस्ट को डिवाइड करें लाइफ से और पूरा साल डेप्रिशिएट ना करें, 4 महीने थोड़ा सा डेप्रिशिएट कर दें। लेकिन लॉ क्या कह रहा? कॉस्ट को डिवाइड करें लाइफ से और मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ डेज यूज्ड इन द करंट टैक्स ईयर। हमारे साल तो सिर्फ 4 महीने में 122 दिन बने, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज इन द टैक्स ईयर। जी क्या जवाब आ गया? 16712। ओके 2। अच्छा जी आ जाए जी, बताएं फिर कैसे अमोर्टाइजेशन चार्ज हुई? 16712 कैसे 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 कैसे? 3 लाख को डिवाइड किया 6 पे और मल्टीप्लाई किया 122 और डिवाइड किया 365। अब कौन सा साल आ गया? 14। अगर मुझे बताएं कोई चीज आपने 30 जून 13 के साल में 1 मार्च को खरीदी थी, तो मार्च अप्रैल मई जून यूज हुई, तो अगले साल तो पूरा साल इस्तेमाल हुई होगी ना, इसलिए इधर तो कोई मसला नहीं। कितना जवाब आ गया? एंड सो ऑन। बहरहाल हमारे सवाल में 3 साल की अमोर्टाइजेशन मांगी है, तो वो देख लें। जी क्लियर? चलें आगे। अच्छा यार, 3 लाख वाला एसेट 1 लाख वैल्यू लूज कर चुका है, या 3 लाख वाला एसेट 1,16,712 की वैल्यू लूज कर चुके हैं। 3 लाख वाला एसेट तकरीबन 1 लाख से भी ज्यादा वैल्यू लूज कर चुका है। 3 लाख वाला एसेट तकरीबन 1 लाख से भी ज्यादा वैल्यू लूज कर चुका है। क्लियर? एग्जांपल 5 क्या कह रही है? अच्छा पहले मुझे बताओ ये खरीदा किस साल है? 30 जून 13 के साल में। 30 जून 13, 30 जून 14, 30 जून 15, कितने साल की अमोर्टाइजेशन निकल चुकी है? 30 जून 15 तक की। कंटिन्यूइंग फ्रॉम एग्जांपल 4, एग्जांपल 4 को जारी रखो। मिस्टर अली डिस्पोज्ड ऑफ द सॉफ्टवेयर ऑन 1 सितंबर 15 फॉर रुपीज 1,70,000। कैलकुलेट गेन और लॉस फॉर टैक्स ईयर 2016। टैक्स ईयर 2016 का गेन लॉस निकालें। यार पहले तो ये बताएं कि एसेट बाय कब किया था? 2013 का मतलब होता है यहां 30 जून 13, 30 जून 14, 30 जून 15 और अगला साल है 2016। अच्छा मोहतरम आप बताएं मुझे कि यहां किस दिन खरीदा था? 30 जून को या 1 मार्च को? 1 मार्च को। तो इस साल हमने 4 महीने 122 दिन डेप्रिशिएट किया, इस साल पूरा साल इस्तेमाल किया, पूरा साल डेप्रिशिएट किया, इस साल पूरा साल डेप्रिशिएट किया। लेकिन सोचा तो था कि कितने साल चलेगा? सोचा तो था 6 साल चलेगा, सोचा तो था 6 साल चलेगा, लेकिन हमने बेच दिया, इतना लंबा हमने रखा नहीं। अच्छा बता दें बेचा कब? 1 सितंबर 15 कहीं यहां गिरता है, क्योंकि 30 जून 15 के बाद जुलाई अगस्त और 1 सितंबर ऐसा ही है। तो 1 सितंबर 1 जुलाई से गिनना शुरू करो, 1 जुलाई से
यकम जुलाई से एक महीना पूरा होगा यकम अगस्त को, यकम अगस्त से चलो एक महीना पूरा होगा यकम सितंबर को। कितने महीने इस्तेमाल हुआ हमारा एसेट? हमारा एसेट कितने महीने इस्तेमाल हुआ? 2 महीने। लेकिन मोहतरम ये तो वो है जो हमारा एसेट इस्तेमाल हुआ। हमारा एसेट हमारे साथ 4 महीने रहा, साल रहा और 2 महीने रहा। लेकिन हमारा लॉ मेकर पता है क्या कहता है? इस साल आपने 122 डेज की अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड कर ली, इस साल आपने पूरे साल की अमोर्टाइजेशन, इस साल आपने पूरे साल की अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड कर दी। हमारा लॉ मेकर कहता है इस साल अमोर्टाइज करने की जरूरत नहीं है। हमने कहा यार पागल हो गया तू, 2 महीने इस्तेमाल हुआ है। कहते नहीं यार मेरा दिल चाह रहा है अमोर्टाइज ना करो। भाई लॉ मेकर की मर्जी, हम कुछ नहीं कर सकते। असूल ये बन गया बेचने के साल में एसेट को इस्तेमाल तो करेंगे लेकिन अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट पेपर में नहीं करेंगे। तो इसका पता ये चला कि 2016 के अंदर हम एसेट को इस्तेमाल कर रहे होंगे यकम सितंबर 15। आपको पता है टैक्स ईयर 16 में गिरता है। ये यकम सितंबर 15 से जैसे लफ्ज आते हैं ना, बड़ों को भूल जाते हैं कि ये टैक्स ईयर 2016 है, क्योंकि यकम जुलाई 16 से याद रखें ना, यकम सितंबर 16 तो यकम जुलाई 16 के बाद है, यकम जुलाई 15 के बाद है, तो यकम जुलाई 15 के बाद है, तो इसका मतलब है टैक्स ईयर 2016 शुरू हो चुका है। तो यकम सितंबर 15 यकम जुलाई 15 के बाद है, इसलिए टैक्स ईयर 16 में बिका। तो इस्तेमाल तो हुआ हमारे साल भी, लेकिन बेचने के साल में मैंने क्या कह दिया? अमोर्टाइजेशन चार्ज नहीं करनी। और खरीदने के साल में इतनी बारीक भी नहीं से अमोर्टाइजेशन चार्ज करनी है कि नंबर ऑफ डेज बेस पे। आप बता दें यार, यकम सितंबर 15 के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? 30 जून 16, इसलिए इसे टैक्स ईयर कौन सा कहते हैं? लिख लो 16 अंडरलाइन करके, ये 16 का साल है। अच्छा जी, अब हमारा एसेट बिक गया या अभी तक रखा हुआ है? बिक गया। मुझे ये बताओ कि माशाल्लाह हमारा एसेट सेल प्राइस क्या देके गया है? सेल प्राइस को आपको याद है कंसिडरेशन रिसीव्ड कहते थे शेयर्स में, हर जगह कंसिडरेशन रिसीव्ड कह सकते हैं। सेल प्राइस क्या है जी? अब मेरे भाई ये नहीं आप कह सकते कि 3 लाख वाली चीज 170 की बिकी। अब आप ये नहीं कह सकते कि 3 लाख वाली चीज 170 की बिकी। भाई ये शेयर्स की तरह नहीं है कि 3 लाख वाली चीज 170 की बिकी। ये शेयर्स की तरह नहीं है, ये कंटिन्यू हो रहे हैं ना पिछले एग्जांपल से। शेयर्स की तरह नहीं है। इसको पता क्या करना है? इसको आपने ना अमोर्टाइज करना है, कर चुके हैं, अमोर्टाइज कर चुके हैं। तो मुझे बताएं 3 लाख वाली चीज 170 की बिकी या 3 लाख वाली चीज ऑलरेडी इतनी वैल्यू लूज कर चुकी थी? अच्छा, इसको ना कहते हैं WDV। WDV का मतलब होता है कि कॉस्ट में से, कॉस्ट है 3 लाख, कॉस्ट में से जब अमोर्टाइजेशन माइनस कर दें तो बुक्स में क्या वैल्यू बची, इसे कहते हैं WDV। तो मोहतरम अब आपने करना क्या है? आपने WDV निकालनी है, लेकिन इसको कहते हैं टैक्स वालों की नजर में WDV। हो सकता है अकाउंटिंग वाले पता नहीं किस तरह अमोर्टाइज करते हो, ये किनकी नजर में WDV है? टैक्स वालों की नजर में। अच्छा मुझे बताइए खरीदा कितने का था? 3 लाख पे। 3 लाख डायरेक्ट क्यों नहीं 170 में से माइनस किया जा सकता? कि कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट तो करते थे हम, लेकिन वो तो शेयर्स में करते थे, लेकिन ये तो एसेट है, ये तो डेप्रिशिएट होता है, शेयर्स तो डेप्रिशिएट नहीं होते थे। तो 3 लाख माइनस 16712 माइनस 50,000 माइनस 50,000, इसे बताइए क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कॉस्ट, इसे कहते हैं 3 सालों की अमोर्टाइजेशन या अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। कॉस्ट माइनस अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन इज इक्वल टू बुक वैल्यू। जी बुक वैल्यू क्या आ गई? 183,288। तो हमारा ऐसे बेचने पे क्या आ गया? कितना? चलो यार इसको जरा रजिस्टर पे नोट करो, एग्जाम्पल 4 को भी और 5 को भी। ओके चलिए आगे।
इट्स ओवर नाउ। अब हम 170 में चीज बिकी 3 लाख वाली, नहीं 183 वाली, तो मैं नुकसान देके गई 13280, इसे कहते हैं लॉस। टैक्स वालों की नजर में लॉस तो काफी है। एग्जांपल 6-7 अभी थोड़ी देर में करते हैं। पेज 141 डेफिनेशन। डेफिनेशन में ना यार कुछ चीजें यहाँ पर रटा मारना पड़ेगा। ये F5 की चीजें हैं, FAR2 की, तो आपने सिर्फ नाम याद करने हैं, कॉन्सेप्चुअल बातें हमने कर ली हैं, अल्लाह का शुक्र है। कॉस्ट, कॉस्ट कैसे निकलती है इंटेंजिबल की? 2 तरीके होते हैं, या तो आप इंटेंजिबल खरीद सकते हैं बाजार से या खुद बना सकते हैं। इंटेंजिबल खरीद कैसे सकते हैं? बाजार में जाए सॉफ्टवेयर खरीद लें। इंटेंजिबल बना कैसे सकते हैं? कॉलेज वालों को जरूरत पड़ी फीस प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की, किसी आईटी एक्सपर्ट को पैसे दिए, उसने जो है वो इंटेंजिबल बना के दे दिया। इंटेंजिबल घर भी बना सकते हैं, बिल्कुल घर में बना सकते हैं, ये सालन की तरह होता है। अच्छा, इंटेंजिबल बना भी सकते हैं और इंटेंजिबल बना बनाया फूड पांडा सॉरी हफी सेंटर से जाके किसी मार्केट से जाके खरीद भी सकते हैं। कॉस्ट इन रिलेशन टू इंटेंजिबल मींस एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन एक्वायरिंग, हाँ बना भी सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। एक्वायरिंग तो खरीद होगा ना, खरीद भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। इन एक्वायरिंग और क्रिएटिंग द इंटेंजिबल इंक्लूडिंग एनी एक्सपेंडिचर इन इम्प्रूविंग और रिन्यूइंग द, इंप्रूव भी किया जा सकता है इंटेंजिबल को। इंटेंजिबल को खरीद के उससे इजाजत ली कि इसमें कोडिंग हमें चेंज करने दें, उसने करने की इजाजत दे दी, और किसी एक्सपर्ट को पैसे देके हमने कोडिंग चेंज करवा ली थोड़ी बहुत अपनी रिक्वायरमेंट के लिए, और रिन्यू करवा लिया इंटेंजिबल। रिन्यूअल तो आपको माशाल्लाह पता है, सॉफ्टवेयर अक्सर आपके मोबाइल पे या आगे पीछे उनका लाइसेंस एक्सपायर हो जाता होगा, उसको रिन्यू कराते होंगे, लेकिन आपको पता है हम तो पैसे देके रिन्यू नहीं कराते, सॉफ्टवेयर फ्री वाले सिर्फ इंटरनेट पे जाके ढूंढते हैं। लेकिन लोग तो जाहिर बात है ऑर्गेनाइजेशन तो सॉफ्टवेयर बाय करती हैं, तो जब सॉफ्टवेयर बाय करती हैं तो फिर उसको रिन्यू भी करवाना पड़ता है लाइसेंस को हर साल, तो रिन्यूअल भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट होती है। ओके, इंटेंजिबल मींस, अच्छा इंटेंजिबल्स क्या है? आप ऊपर क्या लिखा हुआ था, इनकी कॉस्ट कैसे मालूम होगी? आप क्या बता रहे हैं? इन इंटेंजिबल्स क्या है? इंटेंजिबल्स होता है पेटेंट, कोई नाम वगैरह, इन्वेंशन, नाम पेटेंट नाम होता है एक चीज का, इन्वेंशन, डिजाइन, जैसे जूते बनाने का हर्ष पपीज का एक डिजाइन है, उस डिजाइन में क्या क्या किन किन चीजों का ध्यान रखना है शायद वो किसी को ना बताएं, मॉडल, सीक्रेट फॉर्मूला किसी बंदे का है, और यार छोड़ें सबको याद कर लें, प्रोसेस, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, प्रोसेस चीज बनाने का तरीका, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, साइंटिफिक नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये अब असल में आपके लिए मेन चीज थी जो आपको ऑलरेडी पता थी। मोशन पिक्चर फिल्म्स, फिल्म्स भी बेची जाती हैं, तो फिल्म इंटेंजिबल होती है, जाहिर बात है फिल्म में आप घुस तो नहीं सकते, टेंजिबल तो नहीं है। एक्सपोर्ट कोटाज, फ्रेंचाइजेस, लाइसेंसेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये भी दिमाग में नॉलेज होता है लोगों के, इसको कुछ लोग कैपिटलाइज करते हैं, छोड़े पर ये बहसें अलग हैं। इंटेंजिबल्स पे तो इतनी लंबी लंबी, सिर्फ इंटेंजिबल्स में गुडविल एक इंटेंजिबल है, उसी पे इतनी मोटी मोटी किताबें लोगों ने लिख दी हुई हैं, हजार हजार सफ़ों की, तो इनकी इंटेंजिबल्स की तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स, कोई आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो उसका जो आपका हक है। लाइसेंसेस वगैरह भी होते हैं ऊपर, जैसे असलहे का लाइसेंस वगैरह लोगों को मिल जाता है। एंड एनी एक्सपेंडिचर दैट प्रोवाइड्स एन एडवांटेज और बेनिफिट फॉर मोर देन, इसका जरा लिख लें, इसकी क्या मिसाल है? एनी एक्सपेंडिचर दैट प्रोवाइड अ बेनिफिट और एडवांटेज ऑफ मोर देन 1 ईयर, जिसको मैंने किताब में ना अंडरलाइन किया हुआ है ऑलरेडी। इससे मुराद है एडवर्टाइजमेंट। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट को ना अकाउंटिंग वाले हर हाल में खर्चे में डालते हैं, लेकिन याद रखिएगा एडवर्टाइजमेंट की खर्चे में डाल देते हैं, लेकिन टैक्स वाले ना थोड़ी सी अजीब राय लेके आते हैं। टैक्स वाले कहते हैं अगर एडवर्टाइजमेंट 2-3 साल का फायदा दे देना तो फिर इंटेंजिबल बना लो और इसको अमोर्टाइज कर दो। तो अगर कभी पेपर में एडवर्टाइजमेंट की आपको लाइफ दे दे तो एडवर्टाइजमेंट को आप फिर आहिस्ता आहिस्ता खर्चे में डालेंगे, अमोर्टाइज करेंगे। Other than expenditure incurred to acquire a depreciable asset or unimproved land, unimproved land होती है दलदल, दलदल जिसमें आप खड़े हो और खड़े होने के बाद थोड़ी देर नीचे और नीचे और नीचे जाते रहे, दलदल, तो ये होती है अनइम्प्रूव्ड लैंड। तो दलदल को इंटेंजिबल नहीं कहना कि ये तो मैं इसे हाथ लगा रहा हूँ, ये तो मैं नीचे नीचे जाता जा रहा हूँ तो ये शायद इंटेंजिबल है, तो कहते हैं नहीं नहीं यार इसको फारक करो। दलदल को हम डेप्रिसिएशन के सेक्शन में देखेंगे, लेकिन उधर भी हमने कोई खास से लिफ्ट नहीं करानी। अच्छा, अदर देन एक्सपेंडिचर टू एक्वायर अ डेप्रिशिएबल एसेट, डेप्रिशिएबल एसेट्स क्या होते हैं? प्लांट, मशीनरी, वो तो डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं। तो प्लांट, मशीन, तो बता दें क्या चीज इंटेंजिबल से बाहर निकाल दें? प्लांट, मशीन, बिल्डिंग, फैक्ट्रीज, ये इंटेंजिबल के डेफिनेशन से बाहर निकाल दें। वाई? बिकॉज इनको इंशाल्लाह कल डेप्रिसिएशन के सेक्शन में टेकअप करेंगे हम। तो एक्सेप्शंस बता दें इंटेंजिबल्स की।
ब्रैकेट में डली हुई है, ब्रैकेट में डली हुई है। एक्सेप्शन बता दें इंटेंजिबल्स की, ब्रैकेट में डली हुई है, पेपर में लिखाना है ब्रैकेट में डली हुई है, खुदा का खौफ करें, लिख के आनी है ब्रैकेट। अदर देन एक्सपेंडिचर टू एक्वायर डेप्रिशिएबल एसेट और दलदल। बट आपको पता है बट साहब हर जगह आ जाती हैं। बट शेल नॉट इंक्लूड गुडविल। गुडविल इंटेंजिबल नहीं है। और यार असल में ना इस पर एक लंबी बहस है। गुडविल को ना कुछ लोग एसेट बना देते थे और एसेट बना के फिर अमोर्टाइज भी करते थे। जब अमोर्टाइजेशन आती थी तो फिर खर्चा भी रिकॉर्ड होता था, तो टैक्स वाले कहते थे खर्चे रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट कम हो रहे हैं। और गुडविल एक ऐसी चीज है जिसकी प्राइस के ऊपर बड़ी बहस हो सकती है। अब गोरमे वाले हैं, बेकरी है, या फिर पेप्सी वाले हैं, वो कहते हैं यार हमारी 1 अरब की गुडविल है, 1 अरब गुडविल है, और हमने कैसे बनाई है? खुद बनाई है, सेल्फ जनरेट की है। अब 1 अरब की गुडविल है, पेप्सी वालों ने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, हमारी 3 अरब की गुडविल है। अब इस पे बहस होगी यार तुमने कैसे कहा 1 अरब की है, ये तो बड़ी जजमेंटल सी बात है। हाँ माना कि तुम लोगों की गुडविल है, बट कितनी है? गोरमे वाले भी बोले हमारी भी 10 करोड़ गुडविल है। माना कि तुम्हारी गुडविल है, लेकिन कितनी है, क्या है, कोई नहीं पता। इसलिए ना स्टैंडर्ड ने, लॉ मेकर ने इस बहस से ही फारिग किया उन्हें। कहते कुछ चीजें आपको इंटेंजिबल्स होती हैं, लेकिन मैं उन्हें इंटेंजिबल की डेफिनेशन से ही फारिग कर रहा हूँ। क्योंकि फिर वो पेप्सी वाले अगर 3 अरब की गुडविल रिकॉर्ड करेंगे तो फिर उसको 3 अरब को 3 सालों पे अमोर्टाइज करने पे आगे तो 1-1 अरब खर्चा रिकॉर्ड करेंगे, तो टैक्स उन्होंने हमें खाक देना है। इतने ज्यादा खर्चे होंगे, खर्चे रिकॉर्ड करने से वैसे प्रॉफिट क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, फिर टैक्स नहीं देना। तो भाई छोड़े, मैं लॉजिक्स के चक्कर में पड़ गया। आई टेक माई वर्ड्स बैक। बस लिस्ट याद करें जो चीजें इंटेंजिबल नहीं है। बट शैल नॉट इंक्लूड खुद बनाई हुई गुडविल, और एनी एडजस्टमेंट ड्यू टू एनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इसकी मैं माजरत के साथ कैफ 5 की एक मिसाल देने लगा हूं। डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स एसेट ये ना कोई चीज होती है, ये अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स की वजह से आ जाता है, तो इसको भी आपने इंटेंजिबल नहीं कहना। बल्कि जो FAR 2 पढ़े हैं उनको पता है इसके लिए तो अलग स्टैंडर्ड है इंटेंजिबल्स के अलावा वाला, वो IAS 12 है। तो छोड़ो यार, इसकी एक मिसाल मैंने आपको लिखवा दी है। वी आर वेरी अनलकी कि इसकी कोई मिसाल ऐसी नहीं है जो इंट्रो की क्लास वाली मैं दे सकूं। तो डेफर्ड टैक्स कैफ 5 वाली मिसाल है, तो इसलिए मैंने बुक में डाली भी नहीं। आपको ये याद रखने की भी जरूरत नहीं है, इसकी मिसाल है, बस एक रट्टा मारना पड़ेगा आपको। एनी एडजस्टमेंट ड्यू टू एनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, बस ये कोई एक लफ्ज आपको याद करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। अच्छा जी, शुक्र है अब हम आसान बातों की तरफ मूव कर गए। वो जो सारी हमने अब नीचे कैलकुलेशंस की थी ना, उनकी अंग्रेजियां पढ़ लेते हैं। Amortization shall be allowed on intangibles and amortization shall be allowed on intangibles। को amortize किया जाएगा या डेफिसिट किया जाएगा? लेकिन amortize करने में 2 शर्तें हैं। सिर्फ उनको amortize किया जाएगा जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है। अगर कोई सॉफ्टवेयर आपने खरीदा ही 9 महीने के लिए, तो फिर उसको amortize करने की जरूरत नहीं है, वो तो 9 महीने के लिए जितना भी खरीदा आपने खर्चे में डाल दें फौरन। An amortization deduction shall be allowed on intangibles that have a normal useful life more than 1 year and that are wholly or partly used in deriving business। जाहिर बात है यार, बिजनेस में यूज होना जरूरी है, चाहे सारा इंटेंजिबल बिजनेस में यूज हो रहा हो, चाहे पार्टली की एग्जांपल हमारी रहेगी, वो हम नीचे पढ़ेंगे अभी। चाहे पूरा इंटेंजिबल बिजनेस में यूज हो रहा हो, चाहे थोड़ा सा इंटेंजिबल बिजनेस में यूज हो रहा हो, थोड़ा सा वो सॉफ्टवेयर बच्चे को दिया हो, वो घर में उस पर कुछ काम करता हो, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, यानी ये पॉइंट 2 आपने जरा गौर से समझना है। आपने एक इंटेंजिबल बाय किया, वो इंटेंजिबल क्या था? वो इंटेंजिबल धमाका इंटेंजिबल था, और ऐसा जबरदस्त इंटेंजिबल था कि जैसे ही आपने उस इंटेंजिबल को खरीदा, खरीदते ही हुकूमत ने कह दिया इस इंटेंजिबल की पूरी कॉस्ट को खर्चे में डाल दो, पूरी कॉस्ट को खर्चे में डाल दो। जैसे मिसाल के तौर पे यार, ये पहली सवाल में इंटेंजिबल था हमारा, कितने रुपए का था? 6 लाख का था। अगले सफे पे 6 लाख का था। मिस्टर आसिम परचेज एन इंटेंजिबल कॉस्टिंग 6 लाख। हुकूमत ने कहा यार ये तूने क्या खरीदा है? इस बंदे ने तो 12 साल के लिए खरीदा था ना, अंजुम की बात नहीं करते, अंजुम को छोड़ें। फर्ज करें किसी बंदे ने इंटेंजिबल खरीदा 6 लाख रुपए का। हुकूमत ने कहा अबे ये क्या खरीदा है? आपने कहा इससे मैं सैटेलाइट बनाऊंगा, इस इंटेंजिबल्स में इतनी पावर है कि मुझे थोड़ा से हार्डवेयर वगैरह दे दो, साथ कुछ चीजें वगैरह दे दो, तो मैं आपको ऐसी प्रोग्रामिंग करके दूंगा कि इससे मैं सैटेलाइट बना के दिखाऊंगा आपको पाकिस्तान में, लेवल है मेरा। हुकूमत ने कहा यार तूने इतना जबरदस्त इंटेंजिबल खरीदा है, चल छोड़ पड़े, तू ये ना बता इसकी लाइफ 5 साल है या 6 साल है या 10 साल है, तू पूरे 6 लाख को पकड़ के इस साल खर्चे में डाल दे। लोग होली होली खर्चे में डालते हैं, होली 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 होली, तू पूरा का पूरा ही खर्चे में डाल दे, एकदम खर्चे में डाल दे पूरे 6 लाख को। अब बताओ इसको अमोर्टाइज भी होली होली करना पड़ेगा या एकदम पूरा खर्चे में चला गया? तो इसको अमोर्टाइज करने की जरूरत नहीं है। क्या लिखा हुआ है यार? नो डिडक्शन। नो डिडक्शन से मुराद है नो अमोर्टाइजेशन डिडक्शन, फिर इसको अमोर्टाइज नहीं करना।
नो amortization deduction. No amortization deduction shall be allowed if the पूरी cost. ठीक है गुलबर्ग वालों, गार्डन टाउन वालों, आवाज आ रही है, पहुंच रही है आवाज गुलबर्ग में, सरगोदा वाले भाई कुछ समझ आ रही है? नो amortization deduction shall be allowed. कोई खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं है if the पूरी cost of intangible is allowed as खर्चा in the year of परचेज. लेकिन ऐसा बहुत रेयर सर्कमस्टांस में होगा, ये जनरल रूल नहीं है. पिछले सेशन वालों को मैं एक लफ्ज लिखवाया करता था, किथे रह गया ओ भाईजान, आ जो इनकम फ्रॉम बिजनेस का चैप्टर, पिछले सेक्शन वालों को मैं एक लफ्ज लिखवाया करता था यार, हद होगी भाई, इतना भी गुस्सा सही नहीं है बे. किधर रह गया रे? रेयर सर्कमस्टांस में ऐसा होगा, क्या होगा? टैक्स वाले कहेंगे, क्या कहेंगे? इफ यू बाय अ स्पेसिफिक प्लांट तो मैंने मिसाल दी, हमारी मिसाल में तो प्लांट नहीं है, हमारी मिसाल में तो प्लांट की जगह क्या है? इंटेंजिबल. इफ यू बाय अ स्पेसिफिक इंटेंजिबल, जनरल रूल है या स्पेसिफिक रूल है? टेक फुल कॉस्ट, पूरा 6 लाख, टेक फुल कॉस्ट डायरेक्टली टू एक्सपेंसेस. देखो अब होगा क्या यार, अगर कोई 6 लाख वाला एसेट है मेरा और मैं समझ रहा हूं इसकी लाइफ 3 साल है, और टैक्स वाले खुश होके मुझे कहते हैं पहले साल ही पूरा खर्चे में डाल लो, तो मोहतरम पहले साल ही 6 लाख खर्चे में माइनस करेंगे जाते हैं, अब अगले सालों में कोई खर्चा रिकॉर्ड नहीं करेंगे. क्लियर? तो ये नोट कर लो, ये रेयर सर्कमस्टांस में होता है. कौन सा पॉइंट में पढ़ा हूं? पॉइंट 2 पढ़े हम, नोट कर लें. रेयर सर्कमस्टांस में ऐसा होगा जी. ये पॉइंट नंबर में पढ़ा हूं 2, बिल्कुल. कोई खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं है अमॉर्टाइजेशन के नाम से. कब 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 कब? जब कोई खास इंटेंजिबल हो जिसके बारे में हुकूमत ने खुश होकर आपको क्या कह दिया, पहले साल ही पूरा खर्चे में डाल लो. लेकिन ऐसा बहुत रेयर सर्कमस्टांस में होगा, और न्यूमेरिकल्स में तो आज तक कभी नहीं आया ऐसा. ये तो निहायत ही अजीब और गरीब सी बात कर दी है वैसे लॉ मेकर ने, हमें करते हुए भी शर्म सी आवे. आवे ना आवे, आवे. पहले साल ही पूरा खर्चे में उठा के डाल दो, मुंह चुक के, चुक द मुंह एंड पुट इन खर्चा. नो अमॉर्टाइजेशन डिडक्शन, बार बार पढ़ने को दिल चाह रहा है मेरा. नो अमॉर्टाइजेशन डिडक्शन विल बी अलाउड इफ द पूरी कॉस्ट इज अलाउड एज खर्चा इन द ईयर ऑफ. खरीदते ही पूरी कॉस्ट आपने खर्चे में डाल दी, वो जो मैंने डायग्राम बनाई थी, तो फिर आपको पूरी कॉस्ट खरीदते ही खर्चे में डाल दें, फिर आपको अमॉर्टाइज करने की इजाजत हजरात नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है. ये देखें अमॉर्टाइज हो रहा है या पूरी कॉस्ट खर्चे में जा रही है, बट इट विल हैपन इन रेयर सर्कमस्टांसेस. इट विल हैपन इन रेयर सर्कमस्टांसेस, ऐसा कॉमनली नहीं होगा. आगे जी. ओहो यार, ये तो ऑब्वियस सी बात है. पॉइंट 7, ये देखो पॉइंट 7, एक इंटेंजिबल की कॉस्ट है 90, लाइफ है 2 years. ठीक है, अब मुझे बताओ पहले साल कितना अमॉर्टाइज होगा? 90 डिवाइड बाई 2. दूसरे साल खुदा करे खुदा करे खुदा करे ये तीसरे साल भी इस इंटेंजिबल में सांस आ रहे हो, और ये इंटेंजिबल तीसरे साल भी हमारा साथ दे दे, खुदा करे दे दे. हमारा तो ख्याल था 2 साल चलेगा, लेकिन खुदा करे तीसरे साल भी इसमें सांस बाकी और हमारा साथ दे जाए. कितना अमॉर्टाइज करेंगे, आपका क्या ख्याल है? तो मैक्सिमम इंटेंजिबल्स को कितना अमॉर्टाइज किया जा सकता है? मैक्सिमम जग में से कितना पानी निकाला जा सकता है? जितना उसमें H2O हो. मैक्सिमम एक जग में से कितना पानी निकाला जा सकता है? जितना उसमें पानी हो. मैक्सिमम एक बंदे से कितनी जान निकाली जाती है? जिसमें उसमें हो. मैक्सिमम एक इंटेंजिबल को कितना अमॉर्टाइज किया जा सकता है? जितनी उसकी. ऑब्वियस सी बात है, बी बड़ी बात बताई इसने हमें, ये तो इसको बताने की जरूरत भी नहीं थी. कहते हैं कि इंटेंजिबल को अगर ज्यादा से ज्यादा डिप्रिशिएट करना ना, तो कॉस्ट उसकी पूरी डिप्रिशिएट कर देना. हमारा अंदाजा था 2 साल चलेगा, लेकिन फिर तीसरे साल भी हमारे साथ ही है इंटेंजिबल, तो तीसरे साल अमॉर्टाइज करने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है. क्लियर? ओके, वापस आ जाइए जिथे. द टोटल अमॉर्टाइजेशन डिडक्शंस, टोटल अमॉर्टाइजेशन डिडक्शंस, ये देखो
टोटल अमोर्टाइजेशन डिडक्शंस, ये देखो टोटल अमोर्टाइजेशन डिडक्शंस ड्यूरिंग द ओनरशिप ऑफ इंटेंजिबल shall not be greater than, shall not be greater than, shall not be greater than the cost. अब देखो इधर, इसको नोट भी कर लो यार, देखो इधर, टोटल अमोर्टाइजेशन shall not be greater than cost. देखना मजा आएगा, टोटल अमोर्टाइजेशन shall not be greater than cost. टोटल अमोर्टाइजेशन कॉस्ट से ज्यादा नहीं हो सकती, हाँ कॉस्ट से कम अमोर्टाइज, कॉस्ट से ज्यादा अमोर्टाइज नहीं कर सकते आप। ओके गाइस, जी अच्छा, इनटेंजिबल की अमोर्टाइजेशन का फॉर्मूला क्या है? ओए 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 गाय, A over B where A is the cost and B is the life, वो जो हम अभी नीचे कर रहे थे। The amortization deduction for a tax year shall be computed as follows, where A is the cost and B is the life। ये क्या लिखा हुआ है? नॉर्मल यूजफुल लाइफ इन होल ईयर्स। अगर कोई बंदा आके कहता है कि मेरे इंटेंजिबल की लाइफ होल ईयर्स में नहीं है, अरे यार मैं तो इंटेंजिबल चलाऊंगा 2.25734 ईयर्स, और पागल ही है, हम कहेंगे चलो चुप कर, ये क्या होती है लाइफ? ये तो नहीं, मैं इंटेंजिबल चलाऊंगा, मैं सॉफ्टवेयर चलाऊंगा 2.25 ईयर्स, और चलो स्टैंडर्ड कहते हैं नस भाग इधर से, इसकी लाइफ 2 साल ले ले, राउंड राउंड करके, होल ईयर्स, होल नंबर में लाइफ होनी चाहिए, पॉइंट्स में लाइफ नहीं होनी चाहिए। क्लियर? बंदों की लाइफ ऐसे होती है पॉइंट में, 30 साल 10 दिन रह के मर गया, तो फिर 30 पॉइंट कुछ होगी इसकी लाइफ। बहरहाल इंटेंजिबल की लाइफ कहता है आपने खींच खूंच के होल ईयर में कर लेनी। अब कैसे करेंगे? खुदा ना खास्ता एग्जामिनर इंटेंजिबल की लाइफ देते 2.25, तो उसे राउंड करके 2 कर लेंगे, और वैसे तो राउंडिंग चेक नहीं करेगा, छोड़े, राउंडिंग के रूल्स में यहाँ पढ़ाने लग जाऊंगा आपको, छोड़े। ओके, अच्छा यार, एक महीने में कितने संडे आते हैं? संडे में इंग्लिश वाले बोल रहा हूँ, आप लोग उर्दू वाले ना समझ लेना। एक महीने में कितने संडे आते हैं? 4 संडे आ जाते हैं एक महीने के अंदर आपके घर में, आते हैं एक महीने में 4 संडे आते हैं 4 संडे। मेरे घर भी 4 संडे आते हैं एक महीने में, आते हैं आपके घर भी 4 संडे आते हैं, आपके घर भी 4 संडे आते हैं एक महीने में, तो मेरे घर भी 4 संडे आते हैं एक महीने में। शर्मा क्यों रहे हो? मैं नहीं शर्मा रहा, मेरे घर आ जाते हैं हर महीने 4 संडे आए होते हैं, मैं जितना मर्जी रखूं 4 संडे बैठे होते हैं घर में, आए होते हैं, सॉरी, तो 4 संडे आ जाते हैं हर महीने आप लोगों के घरों में। ओके, अच्छा वैसे ये बताएं, बिजनेसमैन के एक महीने में कितने संडे आते होंगे? बिजनेसमैन अगर दुकान खोल ले तो हर महीने कितने संडे आएंगे उसके पास? 4 संडे आएंगे। संडे वर्किंग डे है नॉन वर्किंग डे है? संडे इंग्लिश वाला बोल रहा हूं मैं, संडे वर्किंग डे है नॉन वर्किंग डे है? नॉन वर्किंग डे है। अच्छा, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि कोई एक ना बारीक बीन सा बंदा था, होते नहीं बात की खाल उतारने वाले ऐसे पीछे पड़ जाते हैं, वो एक बारीक बीन सा बंदा था, कहता है यार 122 दिन नहीं, मार्च में भी 4 संडे आए, अप्रैल में भी 4 संडे आए, मई में भी 4 संडे आए, जून में भी 4 संडे आए, 4 महीने में मेरे घर 16 संडे आए, मेरे बिजनेस में 16 संडे आ गए। अब कहते हैं 16 संडे एसेट इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि इंटेंजिबल इसलिए इस्तेमाल नहीं हो रहा था क्योंकि दुकान बंद होती थी, तो 122 में से कहते हैं माइनस कर दो 4 संडे हर महीने के, यानी माइनस कर दो 16 डेज। तो करने का बस कर दे यार, बस कर दे, पागल करेगा, इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होने लगी है कि तो बंदे ही परेशान हो जाएंगे। अब इधर से नॉन वर्किंग डेज भी माइनस करो, तो लॉ मेकर कहते हैं एज्यूम कर लो नॉन वर्किंग डेज में भी एसेट इस्तेमाल हुआ है, बस कहते हैं अगर ज्यादा तुम्हें तकलीफ हो रही है ना तो एज्यूम कर लो नॉन वर्किंग डेज में भी एसेट इस्तेमाल हुआ है। तो बताएं अगर संडे को बिजनेस बंद भी है तो क्या एज्यूम करेंगे? तो इसका मतलब है हमारी कैलकुलेशन आसान होगी, कोई टफ नहीं हुई, हमें संडे निकालने नहीं पड़ेंगे। महीने में आपके घर कितने संडे आते हैं? 4। हमारे घरों में भी महीने में 4 संडे आते हैं, और दुकानदार के पास महीने में कितने संडे आते हैं? 4। लेकिन संडों को निकालना नहीं है, संडों को निकाला तो मसला पड़ जाएगा, संडों को रहने देना है, जब आगे तो रहने देने। वो संडे ही क्या जो निकाल दिए बोले? हाँ, संडों को रखें पाल लें। एन इंटेंजिबल
that is available for use on a day. अच्छा वैसे एक बात याद रखिएगा, संडे को ना एसेट यूज नहीं होता, लेकिन अवेलेबल फॉर यूज होता है। यानी कि अगर आप तुखनी ले और संडे को दफ्तर ऑन करके आके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को टच करके ऑन करें, वो ये नहीं कहेगा मैं संडे हूं, आज संडे है, मुझे टच ना करो, एक ही दिन तो रेस्ट का होता है। और जान दे तू सॉफ्टवेयर है, अवेलेबल तो है ना यूज के लिए। एन इंटेंजिबल दैट इज अवेलेबल फॉर यूज ऑन अ डे इज assumed as used on that day including a नॉन वर्किंग डे। तो लिख लें, एक महीने में 4 संडे आते हैं। लिखें, घर में किसने बुक देखनी है आपकी, लिखें एक महीने में 4 संडे आते हैं। सीन नून डाल, सॉरी SUNDAY, एक महीने में 4 संडे आते हैं। संडेज को भी अमोर्टाइज करेंगे, ये नहीं कि संडे को अमोर्टाइजेशन चार्ज नहीं करनी, इसलिए कैलकुलेशन आसान होगी ना। संडे हमें बाहर नहीं निकालने पड़े, संडे आ गए तो बाहर क्यों निकालने, अल्लाह की खजानों से आए हैं संडे। 0.4 पढ़ लो यार, क्या है। अच्छा वैसे एक चीज बता दो, ये A over B कहाँ पड़ा है, A over B ये तो नीचे पड़ा है ना एग्जाम्पल 1 में, एग्जाम्पल 1 में। वैसे ही बीच में बात मेरे ज़हन में आ गई, A over B कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, तो ये A over B, A over B के साथ लिख लिया आपने एग्जाम्पल नंबर 1। अच्छा जी 0.4 वेयर यूजफुल लाइफ ऑफ इंटेंजिबल इज नॉट मालूम, ऐसे 3 होते हैं मालूम, मालूम ना हो तो लाइफ को कितने साल ले लें, 25 ईयर्स। ये कौन सी पॉइंट पड़ी है, एग्जाम्पल 3 पड़ी है। 0.4 में एग्जाम्पल 3। अच्छा जी यार 0.5 अभी मैं नहीं पढ़ा रहा। 0.6 इफ एन इंटेंजिबल इज नॉट यूज्ड फॉर होल ऑफ द ईयर, अगर एक इंटेंजिबल पूरा साल इस्तेमाल ना हो, इफ एन इंटेंजिबल इज नॉट यूज्ड फॉर होल ऑफ द ईयर, ये ना ये बन रहा है मेरे ख्याल से, हाँ एग्जाम्पल 4 बन रही है, एग्जाम्पल 4 होल ईयर इस्तेमाल नहीं हुआ, कितने महीने इस्तेमाल हुआ है, 4 महीने, यानी 122 दिन इस्तेमाल हुआ है, तो ये बन रही है एग्जाम्पल 4। इफ एन इंटेंजिबल इज नॉट यूज्ड फॉर होल ऑफ द ईयर, रिडक्शन शैल बी कंप्यूटेड एज फॉलोज। ए ना, ए ये है मोहतरम, वो एग्जाम्पल याद है, ये देखो, ये ना इस सारे को इसने ए कह दिया, तो ए क्या बन गई, अमोर्टाइजेशन। 122 को इसने बी कह दिया और 365 को इसने सी कह दिया। क्लियर? तो ए इज अमोर्टाइजेशन, बी इज नंबर ऑफ डेज इट इज यूज्ड इन ओवर टैक्स ईयर एंड सी इज द टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ टैक्स ईयर। यार आज तो एक सफा भी नहीं पूरा हुआ हमारा थ्योरी का, पिछला वाला भी हमने पढ़ा लेकिन वो 2 लाइनें थी, उसमें क्या मसला था। इफ एन इंटेंजिबल इज नॉट यूज्ड फॉर होल ऑफ द ईयर, जैसे कि हमारी एग्जांपल नंबर 4, होल ऑफ द ईयर इस्तेमाल हुआ है या 4 मंथ्स इस्तेमाल हुआ है, 4 महीने या 122 दिन। इफ एन इंटेंजिबल इज नॉट यूज्ड फॉर होल ऑफ द ईयर, द रिडक्शन शैल बी कंप्यूटेड एज फॉलोज, ए इंटू बी ओवर सी। ए कितना था यार, हाँ 3 लाख डिवाइडेड बाय 6, ये फैक्टर क्या बन गया, ए डिवाइडेड बाय बी इंटू सी। तो 122 के साथ मैंने क्या लिखा, बी, और 365 के साथ मैंने क्या लिखा, सी। और ये फैक्टर अगर इधर ही मैं लिख लूं साथ आसानी के लिए, तो ये कौन सा फैक्टर है, ए इंटू बी ओवर सी, वेयर ए इज द अमोर्टाइजेशन कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ, B is the number of days in the year the intangible is used in driving income from business, and C is the number of days in the tax year. अच्छा जी 0.8 on disposal of intangible, जब intangible बिक जाए, no amortization is allowed in the year of disposal, बेचने के साल में amortize नहीं करना। एग्जाम्पल 5 देखिए, 2016 में हमने amortize नहीं किया, बेचने के साल में अमोर्टाइज नहीं करना। एग्जांपल 5, नो अमोर्टाइजेशन शैल बी अलाउड इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। अच्छा इधर देखना, प्राइस WDV से कम है इसलिए नुकसान हुआ है, प्राइस जो बिका है वो WDV से, इसलिए हमें क्या हुआ है, इफ कंसिडरेशन इज लेस देन WDV इट इज कॉल्ड एज लॉस।
और ये लॉस डिडक्शन अलाउ होगा, यानी खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत होगी। बोलो, इफ कंसिडरेशन इज लेस देन बुक वैल्यू देन इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन, ये खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत होगी। पॉइंट 8 का ना बी पढ़ें। इफ कंसिडरेशन इज लेस देन, अगर कंसिडरेशन WDV से कम है, इफ कंसिडरेशन इज लेस देन WDV, एग्जैक्ट एग्जांपल 5, द डिफरेंस कितना आया था 13288, द डिफरेंस इज खर्चा पसंद नहीं आ रहा तो रिडक्शन के ऊपर लिख लो लॉस, द डिफरेंस इज लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस, लॉस का नाम लिख लो। तो ये खर्चे के तौर पे माइनस करने की जाते हैं। बट यार अगर ऐसे होता, समझ आएगी होगा आपको कि 170 की जगह होते 4 रुपए और इधर होते 3 रुपए, तो 1 रुपए का गेन आ जाता। इफ कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन WDV इट इज चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। चार्जेबल का क्या मतलब होता है, ऐड होगा या खर्चे के तौर पे माइनस होगा, ऐड होगा, देन इट इज चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम। चार्जेबल का क्या मतलब है, टैक्सेबल, इस पे टैक्स देना पड़ेगा। If consideration exceed the WDV, if consideration exceed the, ये देखो इसकी मिसाल ले रहा हूं मैं, consideration is greater than WDV, तो 1 रुपए को क्या कहेंगे, गेन, और ये टैक्सेबल होगा। इसकी मिसाल भी नोट कर ली हमने। If consideration exceed the WDV, if consideration exceed the WDV, the excess कितना है, shall be chargeable under the income from बिजनेस, ये बिजनेस के हेड में चार्जेबल होगा। क्लियर? अच्छा जी, वो निकाल लें। अच्छा, अब हमारे 2 पॉइंट रह गए यार, इंशाल्लाह इनको कल करेंगे। पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 9, इनको कल करेंगे, ऐसे ही है। और पीछे हमारे वो एग्जांपल्स भी रहेगी 2, एग्जांपल 6 और एग्जांपल 7। बाकी जो 5 एग्जांपल्स ऊपर वाली हैं इनको आपने रजिस्टर पे एक दफा जरूर करके आना है। किधर है यार, चैप्टर 19, असलम की बीवी। चलो और कुछ हुआ नहीं, ये तो पता चल गया आज हमें कि असलम शादीशुदा है, लेकिन इस सवाल में असलम की बात नहीं हो रही, उसकी बीवी की बात हो रही है। और मैंने टेस्ट में इसको मिसेस एहसन कर दिया था, असलम की बजाय एहसन। टैक्सेबल इनकम, टैक्स लायबिलिटी एंड टैक्स पेएबल। असलम की एक बीवी है जो सहाल लिमिटेड में नौकरी करती है एज अ मार्केटिंग मैनेजर। ऑन 30/9/2021, साल के आखिरी दिन, ये मेरा पिछला साल है, ये पिछला साल है यार, नहीं हमारे साल, पिछले साल के आखिरी दिन, हमारे साल के पहले दिन नहीं, ये कोई कैरी डाउन ब्रॉड डाउन नहीं होता, पिछले साल के आखिरी दिन। पिछले साल के आखिरी दिन उसने छोड़ दी, सहाल लिमिटेड में जाके कहा मैं यहां से छोड़ के जाती हूँ, रोकने तो रोक लो मुझे, किसी ने नहीं रोका, छोड़ के चलेगी। और यकम जुलाई 2021 को अगले साल हसन पाकिस्तान लिमिटेड में उसको नौकरी मिली, जो कि एक लिस्टेड कंपनी है। कोटेड का मतलब लिखें लिस्टेड, ये मैंने ना आपको शायद पहली या दूसरी दफा बताया क्लास में। लिस्टेड, अगर ये लिस्टेड है ना तो फिर प्राइवेट और पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन अगर जहन में लाएं तो ये फिर पब्लिक कंपनी है। ना तो इसके गवर्नमेंट ने शेयर खरीदे हैं पाकिस्तान, ना फॉरेन गवर्नमेंट ने शेयर खरीदे हैं, लेकिन पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। लिस्टेड होने की वजह से चैप्टर 5 की रोशनी में ये पब्लिक कंपनी बनेगी। तो कोटेड कंपनी का मतलब है लिस्टेड, और इस बुनियाद पे ये प्राइवेट कंपनी नहीं है, इट इज ए पब्लिक कंपनी। और अगर इसके शेयर्स इससे मिले और इसने शेयर कल कलां को बेचे तो वो फिर सिक्योरिटीज वाला रेट लगेगा। एज अ मार्केटिंग डायरेक्टर शी हैज प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इंस्पेक्टर ऑफ टैक्स ईयर 2022। अच्छा, पिछले एम्प्लॉयर से इसने नौकरी कब छोड़ी है, 30/9/21 को। तो किस महीने इसे पिछले एम्प्लॉयर से पैसे मिले, एसएल याद रखना, पिछला एम्प्लॉयर है सहाल लिमिटेड। किस महीने इसको पिछले एम्प्लॉयर से पैसे मिले, पिछले एम्प्लॉयर वाले मैं ग्रीन कर देता हूं ताकि आइडेंटिफाई करना आसान हो। ये जो हमारा नया एम्प्लॉयर ना, इसको तो मैं स्काई ब्लू करता हूं, HPL। किस महीने इसको पिछले एम्प्लॉयर से पैसे मिले ग्रीन में, हमारे साल जुलाई 2021। ये तो हमारे साल का पहला महीना है। इसका मतलब है मोहतरम, पता है काम करना पड़ेगा, ये काम ये करना पड़ेगा कि यहाँ ना इसको क्या कहते हैं, रिसीव्ड बेस पे सैलरी टैक्स लगती है, तो इसलिए रिसीव्ड बेस पे इसको इनकम में डालना पड़ेगा। आप ये नहीं कहेंगे पिछले साल वाले एम्प्लॉयर से पैसे मिले हैं, बल्कि कहेंगे इस साल रिसीव होने की वजह से इस साल इनकम में जाएंगे।
तो इस साल मिले हैं। सैलरी टैक्स होती है जनरल रूल में रिसीव बेस पे, लीव इनकैशमेंट टैक्सेबल होगी। ग्रेचुटी अनरिकग्नाइज्ड है, इसलिए आपको याद है कि लोअर ऑफ 75,000 और 50% ऑफ अमाउंट, बड़ी आसान सी बात है यार। इसको ना रीइंबर्समेंट मिली है ₹1,00,000 की हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी की। एक बार याद रखना, मैंने आपको बताया था कि एम्प्लॉयर्स जो है ना वो पैसे, ये मैंने आपको बताया था सगीर वाले सवाल में, कि आजकल ना एम्प्लॉयर्स हॉस्पिटलाइजेशन के पैसे या रीइंबर्समेंट के पैसे डायरेक्ट एम्प्लॉय को नहीं दे रहे, बल्कि इन्होंने एम्प्लॉय की क्या करवाई हुई है, इंश्योरेंस करवाई हुई है। तो इस बुनियाद के ऊपर हमने वो जो न्यूमेरिकल किया था सगीर वाला, वहां एक डायग्राम बनाई थी। हॉस्पिटलाइजेशन या रीइंबर्समेंट जो मर्जी कह दें, हॉस्पिटलाइजेशन एम्प्लॉयर कभी कभी खुद एम्प्लॉय को पैसे दे देता है, कभी एम्प्लॉयर जो है वो इंश्योरेंस कंपनी के बजरिया एम्प्लॉय को पैसे देता है। बहरहाल हमने ये देखना होता है कि ये हॉस्पिटलाइजेशन एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है या नॉट एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, हमने ये देखना होता है, हमने इस बुनियाद पर डिसीजन लेना होता है। ओके चलें जी आगे पढ़ें। एक मिनट, कौन सा सवाल है मिसेस असलम? अच्छा, मोहतरम रीइंबर्समेंट 1,00,000 की अगेंस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। द इंश्योरेंस क्लेम वाज लॉन्च्ड बाय एसएल ऑन बिहाफ ऑफ मिसेस असलम। एसएल ने इंश्योरेंस कंपनी को कहा था मिसेस असलम के लिए पिछले साल का कहा हुआ है, लेकिन मिला तो इस साल ना। अच्छा, अब सवाल खामोश है तो लिखें एज्यूम एज पर टर्म्स। एज्यूम करेंगे ये क्या है, एज पर टर्म्स। एज पर टर्म्स आने की वजह से ये फिगर क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी, क्योंकि एजम्पशन क्या ले लिया, इट इज एज पर टर्म्स। ओके आगे बढ़ें जी, भाई होमवर्क किया हुआ है? इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स के मुताबिक इनकम टैक्स रिलेटेड टू हर सैलरी एंड बेनिफिट्स इज टू बी बोर्न बाय एचपीएल। उसकी सैलरी का टैक्स भी एचपीएल बोर्न करेगा, उसको बेनिफिट्स वगैरह भी एचपीएल देगा। बेनिफिट्स वगैरह क्या होंगे, हिज बेनिफिट्स ड्यूरिंग द ईयर आर एज फॉलोज, उसके बेनिफिट्स नहीं है नीचे। यार ये एक लाइन छुपी हुई पड़ी थी, ये सवाल में ना बड़ी छुपी हुई उसने डाली थी। इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ इनकम टैक्स रिलेटेड टू हर सैलरी इज टू बी बोर्न बाय एचपीएल। एचपीएल ने कहा असलम की बीवी टैक्स मांगी, असलम की बीवी रुखसाना ने कहा नहीं 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 नहीं, टैक्स हमारी तरफ से, आपका टैक्स ना हमारी तरफ से, ये नहीं नहीं, ये मुनासिब नहीं है। 2 लाख रुपए तनख्वाह तो आपको देने हर महीने, आप बीमार नजर आ रही हैं, 60,000 रुपए हर महीने मेडिकल अलाउंस भी आपको देंगे, लेकिन ना टैक्स हमारी तरफ से, ये आपने इनकार नहीं करना, ये बात आपने इनकार नहीं करनी, टैक्स हमारी तरफ से। टैक्स रिलेटेड टू हर सैलरी इज बोर्न बाय एचपीएल। मोहतरम अब क्या होगा, यहां ना पिछले सवाल की तरह जो हमने अहमर वाला किया था, कोई एग्जैक्ट अमाउंट नहीं दी हुई कि इतना अमाउंट आपको लेनी है। अच्छा आज ना आपका होमवर्क है चैप्टर 19 का क्वेश्चन 9। चैप्टर 19 का कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, चैप्टर 19 का क्वेश्चन 9, ये इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। चैप्टर 19 क्वेश्चन 9। अच्छा हाँ बोलो 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 यार। अब क्या करना है हमने, टैक्स उसकी सैलरी पे एम्प्लॉयर बोन कर रहा है, बर्दाश्त कर रहा है। अब ना कोई एग्जैक्ट अमाउंट नहीं दी हुई कितना टैक्स बर्दाश्त कर रहा है एम्प्लॉयर, इसलिए मोहतरम हम पेज 83 पे आएंगे, पेज 83 पे आके पॉइंट 3 पढ़ेंगे। Where an employer agrees to pay the employee's salary पे tax, the employee's salary shall be बढ़ा by the tax payable by employer। और यहां ना बताया नहीं हो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी पे कितना टैक्स बर्दाश्त करे। ये चाय ले आओ से मशीन वाली। अच्छा हाँ इधर ही 40 पे ना, हाँ ठीक है। तो एम्प्लॉयर उसकी सैलरी पे क्या बर्दाश्त कर रहे हैं, आधा मिनट लगेगा जाने में कमरे में। तो एम्प्लॉयर उसकी सैलरी पे 500 रुपए टैक्स बर्दाश्त कर रहा था 84 पेज पे, लेकिन इधर ना उसने ये नहीं बताया कितना टैक्स बर्दाश्त कर रहा है, इसलिए मोहतरम क्या बनेगा बोले, हाँ ऐसी सूरत में 3 स्टेप वर्किंग करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे बताओ 3 स्टेप वर्किंग आप किस पे करोगे, आप किस पे करोगे, आप उस सैलरी पे करोगे जो उसको मिल रही है,
उसको मिल रही है एसएल से, या सिर्फ नए एम्प्लॉयर ने ये वादा किया कि तुम्हारी सैलरी पे टैक्स देता हूं? नए एम्प्लॉयर ने। अब नए एम्प्लॉयर की नहीं, ये वादा सिर्फ नए एम्प्लॉयर ने किया मैं तुम्हारी सैलरी पे टैक्स देता हूं, पुराने एम्प्लॉयर ने ये वादा नहीं किया। इसलिए इन अमाउंट्स को सैलरी में इंक्लूड नहीं करना, ये वाला बेनिफिट निकालते हुए सैलरी के न्यूमेरिकल में डालेंगे तो सही इन अमाउंट्स को, लेकिन जिस वक्त ये बात होगी कि सैलरी के ऊपर टैक्स बर्दाश्त कितना करना है, उससे मुराद फिर सिर्फ ये वाली अमाउंट्स लेंगे जो किस एम्प्लॉयर से मिली, नए एम्प्लॉयर से मिली या पुराने से? नए वाले से। आगे चलो यार, बेसिक सैलरी है, मेडिकल अलाउंस है, रेंट फ्री अकोमोडेशन है विद एनुअल लेटिंग, इसके मेडिकल अलाउंस पे मैंने थोड़ी बात करनी है। रेंट फ्री अकोमोडेशन विद एनुअल लेटिंग वैल्यू ऑफ 480। यार ये एनुअल लेटिंग वैल्यू ना एनुअल फेयर वैल्यू होती है, मुश्किल से लफ्ज़ यूज किया, एनुअल फेयर वैल्यू होती है। अच्छा बताओ, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्या दिया हुआ है? घर दिया हुआ है या लगा बंदा कैश दिया है? रेंट फ्री अकोमोडेशन का मतलब है अकोमोडेशन लो, तुम्हें किराया कोई नहीं देना, तो ये घर होते, ये घर होते। रेंट फ्री अकोमोडेशन, असलम की बीवी घर मेरी तरफ से असलम ने जो घर लेके, अच्छा रेंट फ्री अकोमोडेशन विद एनुअल लेटिंग वैल्यू ऑफ 4,80,000। और यार ये ट्रैवलिंग अलाउंस में तो लंबी बात हो जाएगी, इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे। तो ये तो वो 45% ऑफ बेसिक सैलरी या वो पैसे जो दिया जाता अगर घर ना दिया जाता। ट्रैवलिंग अलाउंस पे अगली क्लास में बात करेंगे। मेडिकल अलाउंस 60,000, इस पे जरा आपने मेरी बात सुननी है गौर से। ये जिसको मेडिकल अलाउंस मिल रहा है ना, आप जाओ फिर बाकी आप यूट्यूब पे लेना, ये जो मेडिकल अलाउंस इसको मिल रहा है ना, इसके बारे में जरा रूल सुन लें। इसके बारे में क्या रूल है यार? ये ना किधर है, सैलरी के चैप्टर ना, सैलरी के चैप्टर में अगर मैं आऊं तो आप जरा गौर करो, फोकस करो मेरे भाई, डियर माय डियर, फोकस करो, गौर करो कि सैलरी के चैप्टर में ना ये जो मेडिकल अलाउंस वाला सेक्शन है, ये है पेज नंबर 3103 पे। इसमें ना एक थोड़ा सा मसला है यार जो आपने आज अंडरस्टैंड करना है। इसमें जो असलम की बीवी है ना, उसको मेडिकल अलाउंस दे रहा है नया एम्प्लॉयर और रीइंबर्समेंट दे रहा था पुराना एम्प्लॉयर। अब रीइंबर्समेंट भी है एज पर टर्म्स वाली और मेडिकल अलाउंस भी है, दोनों चीजें हैं। मैंने कहा था आइसोलेशन में नहीं देखना, इकट्ठा करके देखना है। रीइंबर्समेंट भी है और मेडिकल अलाउंस भी है। रीइंबर्समेंट कौन सी वाली है? एज पर टर्म्स वाली, और मेडिकल अलाउंस है लगा बंदा कैश भी है। असूली तौर पे ना आप लोगों ने पता है इस पे क्या करना था? असूली तौर पे आप लोगों ने इस पे लगाना था ये वाला रूल, कि चौथा रूल, मेडिकल अलाउंस भी है और मेडिकल फैसिलिटी भी है जो कि एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। मेडिकल अलाउंस भी है और मेडिकल फैसिलिटी भी है, और फैसिलिटी क्या है? एज पर टर्म्स वाली। तो आपने अलाउंस को फुली माफ कर देना था और फैसिलिटी को अलाउंस को टैक्सेबल कर देना था और फैसिलिटी को माफ कर देना था। ये रूल जो लोग लगा के आ गए, मेरे ख्याल से आईकैप इनको भी ऑनर कर देगा कि अलाउंस को टैक्सेबल कर देंगे ये लोग, फैसिलिटी को माफ कर देंगे। क्यों? द रीजन इज कि यार एक ही बेनिफिट मिल सकता है ना, फैसिलिटी माफ हो गई तो अलाउंस को क्या कर दें? टैक्सेबल कर दें। ठीक है, ये वो है जो मैंने पढ़ाया हुआ अभी तक। लेकिन ना आज बड़ा डिफरेंट सिनेरियो है। आज ये दो बेनिफिट्स दो डिफरेंट एम्प्लॉयर से मिल रहे हैं। ये बात मैंने क्लास में नहीं की थी कभी तक कि ये दो बेनिफिट्स किससे मिल रहे हैं? दो अलग अलग एम्प्लॉयर से मिल रहे हैं। ये मसला है। अब क्या करें? इसमें ना लोगों की राय है कि अब ऐसा करो कि दोनों एम्प्लॉयर्स के लिए ये डब्बा अलग अलग देखो। लोगों की राय है दोनों एम्प्लॉयर्स के लिए ये डब्बा अलग अलग देखो। मैंने तो डब्बा इकट्ठा करके देखा था क्योंकि दो एम्प्लॉयर से मिल रहा है, मैंने इकट्ठा करके देख लिया क्योंकि आप लोगों की भी अंडरस्टैंडिंग ये थी इकट्ठा करके देखना है। लेकिन इसमें लोगों की राय है, आईकैप भी शायद इसी तरह करता है, लोगों की राय है कि ये डब्बा ना अलग अलग देखो। अब अगर अलग अलग देखें डब्बा, तो जिस वक्त मैं पहली ऑर्गेनाइजेशन में हूं उससे मुझे क्या मिली है? रीइंबर्समेंट। मुझे सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन रीइंबर्समेंट दे रही है भाई। वो ऑर्गेनाइजेशन पुरानी वाली मुझे सिर्फ रीइंबर्समेंट दे रही है। तो जब पुरानी वाली ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ रीइंबर्समेंट दे रही है तो रीइंबर्समेंट पे मोहतरम मैं कहूंगा मुझे ऑर्गेनाइजेशन ने सिर्फ रीइंबर्समेंट दी है एज पर टर्म्स वाली। कोई बात करनी है आपने? मुझे ऑर्गेनाइजेशन ने सिर्फ रीइंबर्समेंट दी एज पर टर्म्स वाली, उसे मैं माफ कर दूंगा।
मैं अब आइसोलेशन में देख रहा हूं दोनों चीजों को, क्योंकि दो डिफरेंट एम्प्लॉयर्स हैं, इस वजह से ये माफ हो गया। यानी इस पे कौन सा वाला पॉइंट लगा, 5 पॉइंट्स पड़े में ना, इस पे कौन सा वाला पॉइंट लगाया मैंने, लिख लो साथ, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 या 1 क्योंकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ रीइंबर्समेंट दे रही है एज पर टर्म्स वाली, इसलिए मैंने हेल्थ इंश्योरेंस रीइंबर्समेंट को माफ कर दिया। और अलाउंस में आओ, अलाउंस में जब नया एम्प्लॉयर आया तो नए एम्प्लॉयर में मैंने डब्बा दोबारा देखा, नया एम्प्लॉयर आया तो उस वक्त मैंने डब्बा दोबारा देखा और कहा नया एम्प्लॉयर सिर्फ मेडिकल अलाउंस दे रहे हैं। और लोगों की राय मुझे तो अपील भी करती है, अच्छी बात है, इसी तरह देखना चाहिए। नया एम्प्लॉयर मुझे सिर्फ मेडिकल अलाउंस दे रहे हैं, लेकिन अब ट्रीटमेंट बदल गया, अब फिर अलाउंस भी माफ करना पड़ेगा। अगर रूल 4 लगाता तो डिफरेंट रूल होता, अब मैं रूल 3 लगा रहा हूं। अब सिर्फ नया एम्प्लॉयर सिर्फ क्या दे रहे हैं, मेडिकल अलाउंस, पुराना एम्प्लॉयर सिर्फ क्या दे रहे हैं, तो ये भी माफ हो गया, ये भी माफ हो गया। लेकिन ये बड़ा जबरदस्त है, इस पे अभी तक कोर्ट्स ने कोई फैसला नहीं किया, लेकिन लॉ में लूप होल है, लॉ में नहीं पता इस चीज का। तो दो एम्प्लॉयर्स अगर डिफरेंट हो तो दोनों पे डब्बा अलग अलग लगाएं, दो एम्प्लॉयर्स अगर डिफरेंट हो तो लिखें दोनों के लिए डब्बा अलग अलग लगाएं। अब बता दो, दो एम्प्लॉयर अगर डिफरेंट हो दोनों के लिए डब्बा। अभी तो देखो, अब ये ओनली मेडिकल अलाउंस वाला सिनेरियो बनेगा या ऊपर साथ कुछ मिला के पढ़ें, ओनली मेडिकल अलाउंस, इसलिए मोहतरम लकीली ये भी आज क्या हो जाएगा, एग्जाम अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी, लिख लो ओनली मेडिकल अलाउंस, इसे भी एग्जाम कर दें अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। ट्रैवलिंग अलाउंस इंशाल्लाह हमने कल डिस्कस करना है। अच्छा यार, प्रोविडेंट फंड के बारे में नहीं लिखा हुआ तो इसको ना रिकॉग्नाइज्ड एज्यूम करेंगे, रिकॉग्नाइज्ड, और इसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आपको पता है इग्नोर होगी और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी किसी हद तक, दो फिगर्स को कंपेयर करके। सर वो दो इक्वली डिवाइडेड, क्या चीज, प्रोविडेंट फंड प्रोविडेंट फंड है 10% ऑफ बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी अब 2 लाख पकड़ोगे, इसका 10% ले लोगे, 2 लाख पर मंथ है, उसको मल्टीप्लाई करोगे 12 से तो साल की निकल आएगी, साल की जो होगी उसका 10% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होगा और साल की जो होगी उसका 10% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होगा। अच्छा, एम्प्लॉय शेयर स्कीम आप लोगों ने आपने खुद करना है, इसमें कोई मेरे कराने वाली चीज़ नहीं है। यार एम्प्लॉयर से इसने लोन लिया 10 लाख से कम, इसलिए सैलरी में कुछ ऐड नहीं होगा, माना कि उसको 6% बेनिफिट हो रहा है, लेकिन 10 लाख से लोन कम है ना, छोटा मोटा लोन है, इसलिए सैलरी में कुछ ऐड नहीं होगा। इसको कोई लैपटॉप एम्प्लॉयर ने गिफ्ट में दिया है तो 1.5 लाख रुपए ये सैलरी में ऐड हो जाएगा, जो लैपटॉप गिफ्ट में दिया है, ये गिफ्ट एम्प्लॉयर से। प्रॉपर्टी ट्रांसफर है, देख लो प्रॉपर्टी ट्रांसफर, प्रॉपर्टी ट्रांसफर में क्या रूल पड़ा था, फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, तो लिखो सेक्शन 13 का 11। सॉरी यार, ये पॉइंट आउट ऑफ सिलेबस मैंने टेस्ट में डाल दिया था, इसको शोहर ने तलाक दे दिया है, एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, ये मैंने भी कराना है, ये मैं कराऊंगा, चैप्टर नंबर 13 है मेरे ख्याल से इसमें। तो ये शोहर ने तलाक दे दिया है, ये इनकम ना माफ होती है। यह टेस्ट में फैसल को कहना कि इसके ना मार्क्स ना काटे जो बंदा इस पॉइंट को गलत करते, पॉइंट 6 को, तो शोहर ने तलाक दे दी है इसको बेचारी। अच्छा, ज़कात तो माइनस हो जाएगी रिलेटिव अलाउंस और इसका टैक्स माफ हो जाएगा, 13 शेड्यूल इसका टैक्स माफ हो जाएगा। तो इस सारे में तो कोई मसला नहीं था, हम इंशाल्लाह ट्रैवलिंग अलाउंस कल डिस्कस करेंगे। आखिर में जाते जाते जरा सोल्यूशन देख लें आप, सोल्यूशन पेज नंबर, ये देखो यार 403 अगर आप निकाल लो तो यार ये ना पुराने एम्प्लॉयर का है, डब्बा बना हुआ है आपकी किताब में पूरा, मेरे मिसिंग हुआ है। अच्छा, ये पुराने एम्प्लॉयर के 5,20,000, ये जो मैं जो पता है वो क्या बात कर रहा था, मैं कह रहा था नए एम्प्लॉयर से जो कुछ भी बेनिफिट हो रहा है ना, सब कुछ ये लैपटॉप तक, ये सारा ऐड करो, सारा ऐड करके सब टोटल आ जाएगा। ये 4580 वो अमाउंट है जो नए एम्प्लॉयर से मिल रही है, इसको भी अगले सफे पे 3 स्टेप वर्किंग में लेके जाओ 4580 को, और स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 परफॉर्म करो, ये वो टैक्स बेनिफिट है 734 का, इसको आप नए एम्प्लॉयर की सैलरी में ऐड करो। और इसके बाद आपको पता है इसकी कैपिटल गेन इनकम भी थी सेपरेट ब्लॉक, वो हमने ऐड करके लेस की भी। बाकी सवाल में कोई जान नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट अब हमारा रह गया ट्रैवलिंग अलाउंस वाला, उसको भी अभी आप एज इट इज 240 ऐड कर देना, अगर घर में दोबारा सवाल सॉल्व करना है तो कल इंशाल्लाह इसको डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है जी, मादरत भाई, मादरत बहुत ज़्यादा आपका टाइम ले लिया। ओके, अस्सलाम वालेकुम।